आउटलाइन देखा मणिपुर के सभी पक्षों के बारे में। फिर हम लोग मिजोरम गए और मिजोरम के सभी पक्षों के बारे में हम लोगों ने एक समझ प्राप्त करने का प्रयास किया। और फिर आज का क्लास मैं शुरू कर रहा हूं त्रिपुरा से, जो कि त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तुलनात्मक रूप से बहुत ही छोटा है। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं इसको आज की क्लास में पूरा का पूरा तीनों स्टेट आपको घुमा दूं और तीनों स्टेट के बारे में पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, त्रिपुरा आपके जेहन में होगा, आपके मस्तिष्क में होगा। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। हम लोगों ने शुरू में ही ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये बांग्लादेश से सटा हुआ है। इसके दक्षिण पूर्व में मिजोरम है, इसके उत्तर में असम है, इसके पश्चिम में बांग्लादेश है। ये है त्रिपुरा। आप इसको मैप पे देख सकते हो, आपके सामने मैप है त्रिपुरा का। बांग्लादेश यहां भी है, ध्यान दो, बांग्लादेश इधर भी है, राइट। मिजोरम यहां है, इसके पूरब में, उत्तर पूरब में मिजोरम है। पूरब में, उत्तर पूरब मत कहो बल्कि पूरब कहो और दक्षिण कहो, क्योंकि यहां से मिजोरम और नीचे की तरफ चला गया है, राइट। यहाँ बीच में थोड़ा सा बांग्लादेश का एरिया आता है और ऊपर में फिर असम है। ये है आपका त्रिपुरा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें तो यहाँ का पॉपुलेशन 36 लाख है, लगभग 36-37 लाख यहाँ की आबादी है। और इस आबादी में मैंने पहले भी कहा था कि हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर नजर डालते हैं तो 7 राज्यों में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर कहीं पर है, पॉपुलेशन असम में ज्यादा है हिंदू पॉपुलेशन, बट परसेंटेज जो है वो यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 83% के आसपास हिंदू रहते हैं। चूंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ मुस्लिम आबादी भी होगी। तो 8.6% पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के आधार पर यहाँ मुस्लिम है। आज के डेट में इनकी आबादी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और लगभग 4.35% यहाँ ईसाई है। तो निश्चित रूप से ये ईसाई यदि होंगे तो ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े होंगे, जनजाति से जुड़े होंगे, क्योंकि जनजातियों का ही ईसाईकरण ज्यादा संभव हुआ है। इसलिए इस त्रिपुरा में अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी भी है, लेकिन बहुत कम है। लगभग 30% त्रिपुरा की जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या है। इन जनजातियों में हिंदू और ईसाई ये दोनों धार्मिक समुदाय से लोग हैं। 11.66 लाख आबादी यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की। एरिया बहुत छोटा है, 10,000 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में 36 लाख आबादी है। निश्चित रूप से यहाँ जनघनत्व ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के, मिजोरम के, मणिपुर के, नागालैंड के तुलना में अगर जाते हो आप, मेघालय की तुलना में जाते हो तो यहाँ पर जनघनत्व ज्यादा है। ये है यहाँ का पॉपुलेशन। यहाँ अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो कोई बहुत बृहद और बहुत प्रसिद्ध ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर नहीं है। जैसे नागालैंड की प्रसिद्ध ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है, कुकी मणिपुर की बहुत प्रमुख ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है, मिजो है, गारो है, खासी है, बोडो है। इस तरह से यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रभाव वाली ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। यानी कई जनजातीय समूह, यानी यहाँ पर जनजातीय समुदाय में डाइवर्सिटी है, कई जनजातीय समूह। ठीक है, तो स्पेसिफिक किसी नाम की जनजातीय समूह से ज्यादा जनजाति होना यहाँ के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए यहाँ पर नाम वाइज अगर हम कहें, नाम वाइज शब्द उपयुक्त नहीं होगा, नेम वाइज अगर हम कहें तो किसी भी जनजातीय समूह में एथनिसिटी का अभाव है। लेकिन अगर हम देखें तो जनजातीय आधार पर जनजातीयता की भावना यहाँ पर बल है। अगर हम कहें कि ट्राइबल एथनिसिटी, हम ट्राइब्स और ये लोग नॉन ट्राइब्स, इस तरह की एथनिसिटी यहाँ पर उत्पन्न करें। ठीक है, तो एक परिचय इसके यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ के लोगों को देखो, तो लोगों को देखने से लगता है कि निश्चित रूप से ये भी मंगोलाइड रेस से जुड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट लोग मंगोलाइड रेस से जुड़े हुए हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति के लोग कई तरह के मिक्सचर बना करके अलग अलग सब रेस ग्रुप का निर्माण करते हैं, बट मंगोलाइड से संबंधित है, काटे काटे चपटे चपटे। ठीक, इनका जो रेस है वो कहीं ना कहीं म्यांमार से, चाइना से, मंगोलिया के क्षेत्र से जुड़ता है। इसके बाद इसके बारे में हम और आगे कहें तो चूंकि यहाँ जनजातीय आबादी कम है तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तुलनात्मक रूप से, बट फिर भी यहाँ पर लिटरेसी रेट ठीक ठाक है। 87.75% यहाँ पर साक्षरता है। और ये कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों का प्रभाव ज्यादा है। और वहां पर जो माइग्रेट मतलब जो लोग हुए हैं, जिनका माइग्रेशन हुआ है, वहां बाहर के जो लोग हैं वो भी पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर गए हैं। जिले यहाँ 8 है, 60 विधानसभा के लिए सीट है, 2 लोकसभा के लिए सीट है और 1 राज्यसभा के लिए सीट है। ये है एक इंट्रोडक्शन आपके त्रिपुरा का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ के भूगोल के बारे में देखते हैं तो ये भी पहाड़ वाला ही इलाका है। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं ऑलमोस्ट वहाँ पहाड़ी क्षेत्र और वन क्षेत्र की अधिकता है। तो यहाँ पर 65% जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है और 35% मैदान और कृषि क्षेत्र है। और इकोनॉमी निश्चित रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बाहर के लोग भी पहाड़ी स्तर पर खेती करते हैं, थोड़ा सा बागवानी भी होती है, लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ की प्रमुख कृषि में है। इसलिए कृषि की प्रधानता हम इसके अर्थव्यवस्था के बारे में कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था वाले पक्षों पर हम लोग यहाँ ज्यादा क्लास फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द जो चीज में संभावनाएं है उसी के इर्द गिर्द हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। यहाँ की अगर हम समस्याओं की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और किसी भी राज्य में अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, जनघनत्व बहुत ज्यादा होता है और उसकी तुलना में वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं हुआ होता है तो गरीबी और बेरोजगारी वहां रहेगी। अगर किसी भी राज्य में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है तो कहीं ना कहीं मौसमी बेरोजगारी वहां पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख समस्या है। अब
इसके साथ है, इससे संबद्ध या इन समस्याओं के कारण के रूप में अगर हम कहें तो वहां पर घुसपैठ की समस्या एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम इसको बीच में दे घुसपैठ, यहां पर अगर हम लिखें, क्योंकि यहां हमने नहीं लिखा है, घुसपैठ यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। अब घुसपैठ शब्द का हमने इस्तेमाल किया है, वो अवैध घुसपैठ हो या वैध घुसपैठ हो। अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा का एक बहुत बड़ा पक्ष है, प्रबल पक्ष है यहाँ पर बाहरी लोगों का आना। त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभिक दिनों में यहाँ के जो पॉपुलेशन है ये बहुसंख्यक थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, और आज यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए। बाहर के लोगों का इतना आगमन हुआ, बंगाली लोगों का, बंगाली हिंदुओं का आगमन हुआ, बिहारी हिंदुओं का यहाँ पर ढेर सारे लोगों का आगमन है, प्रवेश है। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोगों का प्रवेश है यहाँ पर, बंगाली लोगों का भी प्रवेश है और बांग्लादेशी मुस्लिमों का भी प्रवेश है। हालांकि बहुत पहले से ही बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश रहा है और इनके बारे में कहा जाता है कि वहां का एक राजा हुआ करता था, उनके दिमाग में आया कि त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए बाहरी लोगों का होना जरूरी है। बाहरी लोग, खास करके बंगाली लोग, पढ़े लिखे लोग होते थे। अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हुआ, इसके बाद फिर उधर जहां जहां उनका बंदरगाह रहा वहां वहां हुआ, तो उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और यहाँ पर थोड़ी सी शिक्षा की स्थिति बेहतर रही। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहे, नौकरी करने वाले लोग ज्यादा रहे। अंग्रेजी शासन काल में भी, बाद के लोगों समय में भी, तो इनका प्रवेश बड़ी तेजी से हुआ। इनको संरक्षण दिया गया, कहा गया कि इनके आने से त्रिपुरा का विकास होगा, और धीरे धीरे त्रिपुरा में बाहरी लोगों का प्रवेश बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और स्थिति ये हो गई कि जो त्रिपुरा के मूल निवासी थे, अगर हम इस त्रिपुरा के ट्राइबल कम्युनिटी को मूल निवासी मानते हैं तो एक करके 30% थे। प्रारंभिक दिनों में ये 70% थे और बाहरी लोग 30% थे। आज बाहरी लोग 70% है और यहाँ के मूल ट्राइबल कम्युनिटी 30% है। ये त्रिपुरा के डेमोग्राफी का एक सबसे बड़ा फिनोमेना है, सबसे बड़ी घटना है। और इसने यहाँ के न केवल समस्यात्मक पक्ष को प्रभावित किया, यहाँ के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, आर्थिक जीवन को प्रभावित किया, यहाँ के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर एथनिसिटी के उभार, एथनिक कन्फ्लिक्ट का जन्म, या फिर एकीकरण और स्वायत्ता से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उनके जन्म के पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है बाहरी लोगों का यहाँ पर घुसपैठ। बांग्लादेशियों के बारे में हम कहेंगे तो अवैध घुसपैठ करेंगे, और जो बाहरी लोग आए भारत के वो नागरिक थे लेकिन त्रिपुरा में जाकर के बस गए, ये भी घुसपैठ है। इसको हम आप्रवास कर सकते हैं, इमिग्रेशन कर सकते हैं अदर स्टेट से त्रिपुरा में। ये एक प्रमुख समस्या रही और इन समस्याओं ने ही कहीं ना कहीं गरीबी को जन्म दिया, बेरोजगारी को जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं हम इसको जोड़ सकते हैं। हालांकि गरीबी और बेरोजगारी के अन्य कारण भी होते हैं। कोई भी सोशल फिनोमेना जो होता है मल्टी कॉजेशन, एक कारकीय नहीं बल्कि बहुकारकीय घटनाओं का परिणाम होता है। तो इसके लिए अन्य कारण भी है, बट घुसपैठ एक प्रमुख कारण रहा और इसी ने कहीं ना कहीं जनजातीय संघर्ष को जन्म दिया, एथनिक कन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। एथनिक कन्फ्लिक्ट में वहां के मूल निवासियों के बीच और बाहरी लोगों के बीच, जनजातीय निर्जातीयता और बाहरी लोगों में जो निर्जातीयता की भावना जागी, इन दोनों निर्जातीय समूह के बीच निर्जातीय संघर्ष कहीं ना कहीं इस घुसपैठ का ही परिणाम रहा। इस घुसपैठ पर सरकार ने भी इग्नोर किया, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया, तो कई तरह की समस्याएं यहाँ पर उभर करके सामने आई। इसी निर्जातीय संघर्ष अलगाववाद का कारण बना और यही निर्जातीय संघर्ष उग्रवाद के रूप में घटित हुआ। तो अलगाववाद और उग्रवाद भी यहाँ की एक समस्या रही है, जहाँ अलग अलग समूह, अलग अलग एथनिक ग्रुप अपने लिए अलग अलग देश की मांग को लेकर लड़ते रहे, हिंसक संघर्ष करते रहे, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहे। और एक और घटना जो हाल के दिनों में यहाँ समस्या बनी है, इसको रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, और एक खास करके रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्रिश्चियनिटी के आधार पर दिखाई देता है, ईसाई फंडामेंटलिज्म के आधार पर दिखाई देता है। हालांकि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म दिया है और यही आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का कारण बना, एथनिसिटी का कारण बना। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी कहीं ना कहीं एक घटना के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, ये दोनों से संबंधित है। तो ये यहाँ की प्रमुख समस्या है। इन समस्याओं पर हम चर्चा आगे करेंगे, बट इन्हीं समस्याओं को आधार बना करके त्रिपुरा का पूरा पॉलिटिकल फिनोमेना संचालित होता रहा है। पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो इन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रहा है। इन समस्याओं को दूर करने के नाम पर वहां लोग सत्ता को प्राप्त करते हैं, सत्ता को प्राप्त कर लेने के बाद इन समस्याओं को यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्याएं जब दूर नहीं होती है तो विपक्ष इन्हीं समस्याओं को संदर्भित करते हुए सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करता है, उसको सत्ता से हटाने का प्रयास करता है, चुनाव में इसी को मुद्दा बनाता है और मुद्दा बनाकर के चुनाव को जीतने का प्रयास करता है। क्लियर है? यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी बहुसंख्यक को टारगेट करके बनाई जाएगी, जो हाँ मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी बाहर के लोगों का, बहुसंख्यक जो है वो बाहर ही है। तो यहाँ के जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल है, इनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, बट वो पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लिए केंद्र नहीं रहेगी, आकर्षण का केंद्र नहीं रहेगी। जो बहुसंख्यक आबादी है उन्हीं के मतों को प्राप्त करने के लिए, वोटों को लामबंद करने के लिए, मतों को लामबंद करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर भी ये दिखाई देता है। चलिए हम इन समस्याओं के संदर्भ में यहाँ पे हम एक बार राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। एक चीज आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में दो ही पॉलिटिकल पार्टी की प्रधानता रही है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में प्रारंभ से। जो वहां के बहुत मेजर पॉपुलेशन वाली एथनिक ग्रुप रही है, या तो उसकी, और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की। हम लोगों ने नागालैंड में देखा, तो चूंकि नागा वहां के बहुत बड़ी निर्जाति समूह के रूप में विद्यमान है, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी
वहां प्रारंभ से डोमिनेट रही है। और उनकी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल में कौन रहा है? शुरू से कांग्रेस पार्टी रही। चूंकि मणिपुर में कोई एक समूह पूरे मणिपुर में बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं रहा, बट मेइतेई रही, इसलिए मणिपुर के पॉलिटिकल पार्टी में केवल अकेले मेइतेई की प्रधानता नहीं बन पाई, क्योंकि मेइतेई की जो पैरेलल जो एथनिक ग्रुप था, कुकी था, नागा था, उनका वोट भी महत्वपूर्ण रहा और कहीं ना कहीं उनके वोट को आधार बना करके वहां पर राष्ट्रीय पार्टियां वहां की राजनीति में घुसी। इसलिए हम लोगों ने वहां भी देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कि वहां पर एक लंबे समय से प्रधानता रही, वहां का जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कई गुटों में बटी रही। यही कारण रहा कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से सत्ता बना रहा। फिर हम लोग मिजोरम आए और चूंकि वहां देखा कि मिजोरम एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप रहा, जो पूरे मिजोरम में जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है और मिजोरम के डिमांड में, मिजोरम को बनाने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। इसलिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिजोरम को पराजित करने में या मिजोरम को हरा करके वहां पर सत्ता को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। लेकिन दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी अगर मिजोरम में कोई रही तो वो रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी रही। यही हालत हम देखते हैं त्रिपुरा में भी। त्रिपुरा में भी अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो शुरुआती दिनों में त्रिपुरा के बारे में हम जानते हैं कि ये 1971 में 72 में त्रिपुरा को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया, ये क्लियर है। और प्रारंभ से ही त्रिपुरा के पॉलिटिकल पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंसी विद्यमान रही। कांग्रेस पार्टी लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी के प्रतिस्पर्धी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती है कम्युनिस्ट पार्टी। पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन यहां पर 1993 से 1993 से सीपीएम का पांचवां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। ये कांग्रेस पार्टी को हरा करके, उसके पहले भी इनकी सीटें कांग्रेस की तुलना में कम हुआ करती थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस पार्टी सफल होती थी, सत्ता को प्राप्त करने में कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में सफल होती थी। लेकिन 93 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, 93 के बाद 98 में फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और 98 से लेकर के आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आपके अगले चुनाव यानी 2018 तक यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है। 98 के बाद फिर 5 साल आता है 2003, 2003 के बाद 8, 8 के बाद 13 और 13 के बाद 2018 तक यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है। और 1998 से 2018 तक मानिक सरकार की यहां पर सरकार होती है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और यही सत्ता में बने रहते हैं। आपके आगे हमने इनकी तस्वीरें दी हैं। मानिक सरकार ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं और 1998 से ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो समझ सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल का भी असर रहा है, कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में काफी हद तक सिमिलरिटी है और ईस्ट बंगाल का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो त्रिपुरा को प्रभावित करता है या त्रिपुरा से प्रभावित होता है। अभी हाल के ही समाचार में आपने पाया होगा, अभी ममता बनर्जी ने एक वीडियो फिर से जारी किया है कि त्रिपुरा में भी खेला हुए, क्या उर्वशी आप लोगों ने सुना होगा, खेला हुए या खेला होगा जो भी हो, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीत गई। इतने हंगामे के बाद लगा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से वहां से साफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता को प्राप्त करेगी, लेकिन ममता बनर्जी वहां चुनाव में जीत हासिल की उनकी पार्टी ने। और फिर एक नया घटनाक्रम जो आया कि जो ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में जो ढेर सारे नेता गए थे, उसमें से कुछ नेता जो है वो फिर से ममता बनर्जी की पार्टी में आए हैं और फिर एक माहौल बना हुआ है कि बहुत सारे लोग उनके साथ पूरा का पूरा एक धारा टूट करके भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी की पार्टी में सामने आने वाला है। और फिर ममता बनर्जी की पार्टी ने एक वीडियो जारी करता है, एक ऑडियो जारी करता है, ऑडियो वीडियो जो भी है, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ है उस तरह से त्रिपुरा में भी खेला होगा, यानी वहां भी वहां का पॉलिटिकल जो फिनोमेना है वो चेंज होगा, यानी फिर से वहां पर टीएमसी अपना प्रभाव बनाएगी जो भी। अब आगे बढ़ते हैं तो 2018 तक इनकी सरकार थी, पर 2018 के बाद जो चुनाव होता है 2018 में वहां समीकरण बदल जाता है। 2018 के पहले अगर हम देखते हैं तो लगभग 42-43 सीट हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के पास होती है, जैसे 37 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के पास होती है, 40 सीट 40 नहीं, मेरे ख्याल से 41 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी 2013 में। मानिक सरकार की सरकार थी और बड़ा ही आश्चर्यजनक वहां पर घटना घटती है। 2013 में लगभग इनके पास 41 सीट थी, 41 सीट थी, 41 या 42 सीट थी और कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 21-22 सीट थी। 60 सदस्यीय सीट है, 18-19 सीट थी, 18 या 19 सीट थी, 18 नहीं 11 सीट मेरे ख्याल से, मैं ठीक हूं। तो 2013 में अगर हम इस चुनाव की बात करें तो सीपीएम के पास लगभग 41 सीट थी और कांग्रेस के पास लगभग 11 सीट थी। और 2018 में और यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी, जान दो। लेकिन यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से कहानी बदली और बीजेपी को यहाँ पर 37 सीट मिल गई, 37 देखो, और सीपीएम घट करके 11-12 सीट पे आ गई। 2018 में जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव हुआ, उसमें चुनाव का नारा ही मोदी साहब ने दिया कि परिवर्तन, आओ एक बार परिवर्तन लाते हैं, आओ एक बार बदलाव लाते हैं। कई स्लोगन मोदी सरकार ने दिया, मोदी जी छोटे छोटे स्लोगन देने में माहिर है, उन्होंने जाकर के वहां स्लोगन दिया, एक माहौल बना और कांग्रेस के जितने भी मतदाता थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। यानी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वो लगभग 1.45 के आसपास था, 1.45 के आसपास था और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो लगभग 40 के आसपास था, लगभग 40% मत प्रतिशत कांग्रेस का, 36% कांग्रेस का होता था और लगभग 40-45% सीपीआईएम का होता था। 40-45% वोट प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव हारना या जितना अलग बात है। कांग्रेस बार बार 98 से चुनाव हार रही थी, सत्ता में नहीं आ रही थी, लेकिन वोट प्रतिशत उनका करीब 35-36 बना हुआ था।
2013 में शुरुआत करी थी भारतीय जनता पार्टी ने, और 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो छलांग लगाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 36-37 पहुंच गया और कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट करके 1.4% आ गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये 1.4% वोट कांग्रेस ने अपना पूरा सीट खो दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2018 में यहां पर चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है और बिप्लब कुमार देव यहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। और यहां पर जो सरकार बनाने के पीछे जो वोट बैंक था वो बाहरी लोगों वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि जो वहां की लोकल पार्टी होती है उसके साथ वो अपना टाई अप करती है, और वहां पर लोकल लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिजिनस पीपुल फ्रंट जो है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलायंस किया और उनके साथ मिलकर उनके वोट को लिया, कांग्रेस के वोट को लिया। कांग्रेस का पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी में 2018 के चुनाव में चला गया और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। यानी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार मेजोरिटी के साथ। क्लियर है? तो ये है यहाँ का पॉलिटिकल फिनोमेना। एक बार ओवरऑल पॉलिटिकल फिनोमेना पर चर्चा करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस पे, उसके ड्रॉबैक, सारी चीजों पे चर्चा हम लास्ट में करेंगे। यहाँ का राजनीतिक घटनाक्रम है। अब हम आ जाते हैं यहाँ के उग्रवादी संगठनों की बात करके। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो उग्रवाद का रूप है, अगर हम उसका एक आउटलाइन लेते हैं, अलग अलग संगठनों की बात तो दूर की बात है, ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि संगठनों का नाम याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका आउटलाइन ध्यान में रहे। यहाँ का उग्रवाद का स्वरूप क्या है, यहाँ का एथनिसिटी का स्वरूप क्या है, यहाँ के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप क्या है, यहाँ सेपरेटिज्म का स्वरूप क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो पीछे हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया था इसकी कहानी, और वही इसकी कहानी। बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश, बाहरी लोगों का यहाँ इतना ज्यादा प्रवेश होता रहा 1972 में जब त्रिपुरा एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त किया तो भी बाहरी लोगों का प्रवेश जारी रहा और सरकार ने कभी भी इन बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसलिए यहाँ के जो मूल निवासी थे वो अल्पसंख्यक होते चले गए, अल्पसंख्यक होते चलेगा, और फाइनली इन्हीं में, इन अल्पसंख्यकों में एक एथनिसिटी का जन्म होता है, एक निर्जातीयता का जन्म होता है, एक अभाव बोध आता है। एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और एक दूसरा कारण था कि अगल बगल भी कहीं ना कहीं इस तरह के मीजो एथनिसिटी उसके बगल के राज्यों में लंबे समय से चला रहा था, नागा एथनिसिटी चल रहा था। तो अगल बगल के राज्यों में जो घटनाक्रम था, कहीं ना कहीं इन सबने भी यहाँ के घटनाक्रम को प्रभावित किया, यहाँ के एथनिसिटी के उद्भव को प्रभावित किया। और साथ साथ असम में 1971 के पहले असम का भाग था, तो कहीं ना कहीं असम में भी 1972 के पहले, इसलिए कहीं ना कहीं असम में भी बाहरी लोगों को भगाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, बांग्लादेशी मुस्लिमों को भगाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। 1979 में ये मूवमेंट काफी उग्र हुआ, हिंसक हुआ, उल्फा के नेतृत्व में, आंसू के नेतृत्व में। तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं त्रिपुरा पर पड़ा और त्रिपुरा के मूल निवासियों में भी यह चेतना जागृत हुई। ये बाहरी लोग हमारे विकास के लाभों को हड़प ले रहे हैं, ये बाहरी लोग हैं, हम यहाँ के मूल निवासी, त्रिपुरा यहाँ के मूल निवासियों के लिए होना चाहिए, त्रिपुरा का लाभ यहाँ के मूल निवासियों को प्राप्त होना चाहिए। ये बाहरी लोग ही यहाँ हमारी सभी तरह की समस्याओं का कारण। और इस तरीके से, इसी सोच के साथ यहाँ पर बाहरी लोगों के अगेंस्ट में एक एथनिसिटी का होता है। यानी अगर कहो तो हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म कमजोर होता है और त्रिपुरा नेशनलिज्म का उभार होता है। हम त्रिपुरा के मूल निवासी, हम त्रिपुरा वाले, और त्रिपुरा नेशनलिज्म का उभार कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म का रूप धारण कर लेता है, कहीं ना कहीं उग्रवाद का रूप धारण कर लेता है। तो अगर हम त्रिपुरा की इंसर्जेंसी को देखते हैं तो यह एक प्रमुख घटनाक्रम, और फिर इसी में यही है मेल। और जब ये संगठन बना करके लड़ने लगते हैं, ये संगठन बना करके यहाँ के मूल निवासी हिंसा पर उतारू होते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप बाहरी लोग भी अपना संगठन बनाएंगे ही बनाएंगे। आमरा बंगाली बाहरी लोगों का संगठन है, यहाँ यूबीएल बाहरी लोगों का संगठन है। यहाँ ये लोग बाहरी लोग अपना संगठन बना करके और वहाँ के मूल निवासियों के विरोध में अपना हिंसक प्रतिक्रिया देते हैं, तो यहाँ के मूल समस्याओं में क्लियर है। इसके बाद इसी के इर्द गिर्द रहेगा, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उसमें भी टूटन फूटन होता रहा है। तो जो मूल निवासियों का संगठन है, जैसे टीएनबी की बात हमने की, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, ये 90 के दशक में 92-93 में ही इस तरह का रेडिकलिज्म यहाँ पर तीव्र दिखाई देता, ये ज्यादा हो जाता है। और उसके पहले से ये चला आ रहा है, 70 के दशक में ही यहाँ पर इस तरह के माइग्रेशन के विरोध में ऑर्गेनाइजेशन बनना, मूवमेंट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इन्हीं में से टूटन फूटन होता है, टीएनबी में से ही टूटन फूटन होता है। इसी में से कुछ लोग एनएलएफटी बनाते हैं, एटीटीएफ उसी का एक फोर्स विंग है। इसके बाद जो रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में जो बाहर के लोग थे, उन लोगों ने भी अपना संगठन बनाया। एनएलएफटी का ही डिवीजन होता है तो एक एनएलएफटी डी बन जाता है। एनएलएफटी के कई डिवीजन हुए, उसी एनएलएफटी के डिवीजन में लास्ट में बचता है, उसमें से कुछ सरेंडर करते हैं, कुछ एटीएफ होते हैं, कुछ पीटीएफ होते हैं, प्रो टॉक फैक्शन ग्रुप के हो जाते हैं, एक एंटी टॉक फैक्शन क्लियर है आपके सामने, एंटी टॉक फैक्शन के रूप में हो जाते हैं। मतलब बात करने वाला, सरकार से बातचीत जारी, फिर बातचीत होती है, आत्मसमर्पण करते हैं, पैकेज लेते हैं, तो उसी में से कुछ अलग होकर के और उस आंदोलन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, अपना एक नाम बदल देते हैं। ठीक है, ये लोग अपना नाम बदल देते हैं। ये है कहानी। और ये हर जगह, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, इन सभी जगहों पर अगर हम इंसर्जेंसी को देखते हैं तो संगठन बनता है। संगठन में या तो एथनिक आधार पर खड़े बन जाते हैं, एथनिक आधार पर खड़े बन जाते हैं। अगर कोई ऐसा एथनिक ग्रुप है जिसके कई सब एथनिक ग्रुप है, तो उस एथनिक ग्रुप के आधार पर अगर कोई संगठन बना तो उसके अंदर जो सब ग्रुप्स है वो अपना अपना धड़ा बना करके विभाजन का कारण बन जाती है। या फिर दूसरा विभाजन का कारण होता है कि अगर कोई एथनिक ग्रुप
कोई अगर संगठन बनाता है, इस तरह का मिलिटेंट ग्रुप बनाता है, और फिर मिलिटेंट ग्रुप कुछ दिन तक लड़ता है, लड़ने के बाद सरकार ऑफर देती है, बातचीत करती है कि आओ सरेंडर करो, बातचीत करो, और उस मिलिटेंट ग्रुप का एक धड़ा जो है वो कहता है कि नहीं ठीक है, सरकार से बातचीत किया जाए, क्या दिक्कत है, अगर कुछ अच्छा बेहतर मिलता है कब तक लड़ेंगे, कब तक इस तरह से हथियार लेकर के दौड़ेंगे, हम लोग भी अपनी एक अच्छी जिंदगी शुरू करें, हम लोग भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो, सरकार ढेर सारा पैकेज दे रही है। तो एक धड़ा कहता है कि नहीं, इसीलिए संगठन बनाया था हम लोगों ने, हम लोगों की जो मांग है उसको पूरा करवा के रहेंगे। यही वो मुद्दा होता है, यही वो कारण होता है जहां कोई भी मिलिटेंट ग्रुप दो भागों में बट जाता है, फिर उसमें भी इसी तरह की कुछ दिनों के बाद घटनाएं घटित होती है। इसलिए आप इन सभी राज्यों में जो डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स देखते हो, अलग अलग नाम का देखते हो, तो कहीं ना कहीं उनके इमरजेंस के पीछे ये दो बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा जिनके साथ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो फिर अपना अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो उग्रवाद का स्वरूप है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का जो स्वरूप है, सेपरेटिज्म का जो स्वरूप है, वो यही है। वहां के मूल निवासी, त्रिपुरा नेशनलिज्म, ट्राइबल नेशनलिज्म, या फिर नॉन ट्राइबल या बाहरी वाला नेशनलिज्म, और एक और है क्रिश्चियन नेशनलिज्म, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म आधारित एथनिसिटी। हम क्रिश्चियन, इस तरह की एथनिसिटी का भी जन्म हुआ, अगर हम कह सकते हैं क्रिश्चियन रिलीजियस एथनिसिटी का भी जन्म हुआ, क्रिश्चियन या ईसाई रिलीजियस एथनिसिटी का भी जन्म हुआ, यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके आधार पर भी कुछ संगठन आपको देखने को मिलेंगे। आगे के जब घटनाक्रम में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो हमको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर भी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो अन्य राज्यों की तरह ही आधुनिकतम हथियारों से लैस रहे। हालांकि त्रिपुरा आज के डेट में एक शांत राज्य है, ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का बीच बीच में उभार होता है, लेकिन काफी हद तक शांत है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, इंसर्जेंसी की बात करते हैं, तो नागालैंड, मणिपुर और बोडो क्षेत्र, असम का, ये सबसे प्रमुख है। बाकी राज्यों में काफी हद तक इंसर्जेंसी घट रही है, लगभग धीरे धीरे शांत हो रहा है। बट फिर भी कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ हम उग्रवाद को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम इस घटनाक्रम में देखते हैं, सबसे पहले इन उग्रवादियों को देखते हैं, इनके हथियारों को देख सकते हो। तो ये भी निश्चित रूप से म्यांमार के रास्ते, क्योंकि आपको जीएसपी पढ़ना है, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी भी पढ़ना है, तो ये हथियार भी कहीं ना कहीं म्यांमार के रास्ते विदेशों से प्राप्त किए हुए हथियार, तस्करी से प्राप्त किए हुए हथियार है। आधुनिकतम हथियारों से लैस उग्रवादी होते हैं। अब हम लोग घटनाक्रम की चर्चा करते हैं, और घटनाक्रम की चर्चा की शुरुआत होती है 1949 में। त्रिपुरा भारत संघ में शामिल होता है। जिस तरह से सभी को भारत संघ में शामिल किया जा रहा था, उसी तरह से त्रिपुरा को भी 1949 में भारत संघ में शामिल किया जाता है। और 1956 में त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी बनता है। और जब असमी भाषा को याद करो, पीछे मैं बताया हूं, असमी भाषा को राजकाज की भाषा या असमी भाषा विधेयक लागू करने की बात उठती है, और उसके अगेंस्ट में जो एक मोबिलाइजेशन होता है, उस मोबिलाइजेशन का रिजल्ट होता है 21 जनवरी 1972 को 3 पृथक राज्यों का गठन, मणिपुर, त्रिपुरा और बिहार। तो त्रिपुरा भी इसी 1972 में उन 3 राज्यों के गठन का एक पार्ट है। यह है त्रिपुरा का उद्भव, यानी 1972 में त्रिपुरा एक राज्य बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम जब मिलिटेंसी की बात करते हैं तो 1978 से, मुख्यतः 1978 से एक संगठन बनता है टीएनबी। ये मूल जनजातियों का संगठन है, ध्यान रखो, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि आज तीनों स्टेट हम लोगों को देखना है। यहाँ के मूल जनजातियों का संगठन है टीएनबी, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स। ठीक है, ये मूल जनजातियों का संगठन है, और ये लोग भारत से पृथक एक संप्रभु राष्ट्र की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू करते हैं। यानी पूरे के पूरे त्रिपुरा को एक अलग देश की मांग के रूप में, जैसे मिजोलैंड चल रहा था, उसी तरीके से संगठन का उद्भव और मांग शुरू होता है। अलग मिजोलैंड, अलग नागालैंड, अलग देश, उसी तरह से अलग त्रिपुरा राष्ट्र की मांग को लेकर के यहाँ पर इंसर्जेंसी की शुरुआत होती है। ये इंसर्जेंसी की शुरुआत है टीएनबी के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि टीएनबी और फिर बंगालियों के संगठन बाहरी लोगों के विरोध में, जो बाहरी लोगों का विरोध किया जाता है, तो बाहरी लोगों में मुख्यतः कौन था? बंगाली। ये बंगाली भी उसी समय संगठन बना लेते हैं। असम का प्रभाव मैंने कहा था यहाँ भी है, बाहरी लोगों को भगाने के लिए यहाँ पर भी आंदोलन शुरू होता है। और बाहरी लोगों में जो बंगाली थे, ये आमरा बंगाली नाम का एक संगठन बनाते हैं 1979 में, और फिर दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं, दोनों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन ये त्रिपुरा नेशनलिज्म के आधार पर होता है। इसकी जो आइडियोलॉजी होती है वो त्रिपुरा नेशनलिज्म की होती है, और इस आइडियोलॉजी को आधार बना करके ये अलग त्रिपुरा देश की मांग को लेकर के यहाँ सेपरेटिज्म का एक धारा शुरू होता है, अलगाववाद के लिए एक आंदोलन शुरू होता है। बट उसी समय प्रतिक्रिया में बंगालियों का एक अपना संगठन आमरा बंगाली के साथ, जिसका गठन 1979 में होता है, इन लोगों का टकराव होता है। और यहाँ पर अब 2 एथनिक ग्रुप उभर कर सामने आते हैं, बंगाली एथनिक ग्रुप और त्रिपुरा के जो मूल निवासी है उनका अपना एथनिक ग्रुप। और यही यहाँ पर एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, यहाँ पर एक एथनिसिटी आधारित सेपरेटिज्म को जन्म देता है, उग्रवाद को जन्म देता है। यहाँ शुरुआत है उग्रवाद की। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं 1982 में आते हैं। 1982 में इन सब चीजों को शांत करने के लिए स्वायत्त परिषद का गठन वहां के जनजातियों के लिए किया जाता है। स्वायत्त परिषद का गठन त्रिपुरा ट्राइब्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, त्रिपुरा ट्राइब्स ऑल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा के सभी जनजातियों के लिए एक 1982 में स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता है, ताकि वो अपना विकास स्वयं कर सके। मैं कंसेप्ट को समझा चुका हूं। अलग देश की मांग पॉसिबल नहीं है, अलग राज्य की मांग संभव है तो दिया जाएगा, ये जेन्युइन मांग है। लेकिन अगर ऑलरेडी राज्य है और उसमें और राज्य, कई राज्य बनाने की संभावना नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे 6 शेड्यूल में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी इस तरह की मांग करती है तो हम उनको अलग स्वायत्त परिषद का गठन करके उस मांग को शांत करने का प्रयास करते हैं। मतलब सरकार उस मांग को शांत करने का प्रयास करती है। यही हुआ 1982 में टीटीएएडीसी का गठन किया गया। रिजल्ट क्या हुआ कि टीएनबी ने कहा कि चलो अब ठीक है,
टीएनबी संतुष्ट हुई और 1988 में टीएनबी ने आत्मसमर्पण किया। जो अलग त्रिपुरा राष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको भी लगा कि राष्ट्र नहीं, चलो कम से कम बहुसंख्यक के एक्सप्लॉइटेशन से तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। टीएनबी आत्मसमर्पण करती है। टीएनबी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होती है। आईपीएफटी एक वहां की पॉलिटिकल पार्टी है, इंडोजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो वहां के मूल निवासियों की पॉलिटिकल पार्टी है। वहां की पॉलिटिकल पार्टी बन गया, कांग्रेस तो था ही, वहां की जो मूल निवासियां हैं, जो वहां के मूल लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी रहे हैं, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था आईपीएफटी। और चूंकि वहां के मूल निवासियों का ही एक उग्रवादी संगठन था, अलगाववादी संगठन था, जिन्होंने जब आत्मसमर्पण किया तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने को मर्ज कर दिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी हो गए। 88 में एक अध्याय तो यहाँ पर उग्रवाद का खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उग्रवाद का फिर कुछ नया अध्याय इसी में से इमर्ज करता है, शुरू होता है मुख्यतः 1980 से। मुख्यतः 1980 से 78 में हुआ था, 79 में आमरा बंगाली बना, 80 से वहीं एक ही संगठन है ना, हम 5 लोग अपना एक अलग संगठन बना दिए, 5 लोग अपना अलग संगठन बना दिए। त्रिपुरा की अल्पसंख्यक जनजातियों द्वारा एनएलएफटी 1989 के नेतृत्व में एक संगठन बनता है, वहां के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। पहला वाला क्या था? त्रिपुरा के मूल निवासियों के द्वारा, लेकिन मूल निवासियों में ज्यादातर जनजातियां थी, लेकिन यहाँ पर वहां के जनजातियों के नेतृत्व में एक एनएलएफटी संगठन बनता है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1989 में। और एक नेशनलिज्म और क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म की विचारधारा पर आधारित एक त्रिपुरी राष्ट्र की मांग करता है। त्रिपुरी राष्ट्र, एक संप्रभु त्रिपुरी राष्ट्र, यानी ये भी एक प्रकार का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये भी एक प्रकार का अलगाववादी आंदोलन था, ये भी एक पृथकतावाद या अलगाववाद का उदाहरण था। और इस तरह से उग्रवाद एक नए रूप में यहाँ शुरू होता है और बहुत क्लियर है कि इसमें वही जनजातियां होंगी। मैंने कहा कि त्रिपुरा में लगभग 30% आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन की, लेकिन 30% क्रिश्चियन आबादी नहीं है। तो जो जनजातियां थी उसमें हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। ये पूरी तरह से ईसाई जनजातियों द्वारा ज्यादातर ईसाई जो जनजातियां थी, ईसाई धर्म को मानने वाली जो जनजातियां थी, इन्होंने एक अपना संगठन अलग बना दिया 1989 में। और ये त्रिपुरी राष्ट्र की मांग को लेकर के इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जनजातियों के लिए त्रिपुरी राष्ट्र की मांग, ऐसा नहीं है कि केवल ईसाई जनजातियों के लिए त्रिपुरी राष्ट्र की मांग, बट इस संगठन पर जो डोमिनेंसी थी वो क्रिश्चियन की थी, ईसाइयों की थी। क्लियर है? इसके बाद 1917 में सीधे हम आ जाते हैं। 1917 में एनएलएफटी चलता रहा, त्रिपुरी राष्ट्र की मांग को लेकर के संगठन जो 1980 में बना था, ये आगे चलता रहा। इसके कई धड़े 1917 में ये 2 भागों में विभक्त हो गया। 1917 में 2 गुटों में बट गया। इसका पहला गुट बीएम और बाद में वही एसडी बन गया। विश्व मोहन उस समय एनएलएफटी के नेता, 1917 हम लेटेस्ट आ गए 2017, विश्व मोहन उसको लीड कर रहे थे 2017 में। तो एनएलएफटी विश्व मोहन बन गया और एक एनएलएफटी नैना बासी, ये 2 नेता 2 अलग अलग हो गए, एनएलएफटी विश्व मोहन और एनएलएफटी नैना बासी। यहां पर एंड नहीं लिखा रहेगा, यहां ऐसे एरो रहेगा, एनएलएफटी विश्व मोहन और एनएलएफटी नैना बासी। और विश्व मोहन के बाद इसका लीडरशिप श्रीधरन को मिला, तो ये बन गया एनएलएफटी एसटी। जो नैना बासी बना, अब यहां पर भी हमेशा ध्यान में रखो, ये जो था वो विश्व मोहन जी जो थे वो पीटीएफ थे, प्रोट ऑफ एक्शन, और नैना बासी महोदय जो थे वो एटीएफ थे, सॉरी ये पीटीएफ थे, और ये जो थे वो एटीएफ थे, एंटी टॉप एक्शन। विश्व मोहन एटीएफ थे, वो बातचीत करना नहीं चाहते थे, वो त्रिपुरी राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। और ये जो नैनाबासी थे वो सरकार से बातचीत पर तैयार हो गए, ठीक है। और विश्व मोहन के बाद जो उत्तराधिकारी बने एसडी, वो भी एटीएफ ही रहे, ये भी बातचीत के लिए तैयार नहीं। एसडी भी जो रहे वो भी एटीएफ रहे। ये 2 गुट बना। क्लियर है कि फैक्शन का क्या कारण रहा? ये 2 गुट बन गया। और जो एसडी गुट है वो उग्रवादी गतिविधियों में कंटिन्यू लगा रहा। जनवरी 2019 को एनएलएफटी पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। एनएलएफटी बीएम विश्व मोहन गुट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जुलाई 1990 में, अब हम एक कहानी अलग आ जाते हैं वहीं पर, इससे वापस जाते हैं। जुलाई 1990 में एनएलएफटी के आर्मी विंग के रूप में ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स का गठन किया जाता है। वो एनएलएफटी का आर्मी विंग है, सैन्य दस्ता है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ का गठन किया जाता है। ये भी त्रिपुरा का एक मिलिटेंट ग्रुप रहा है। और 1997 में इसको बैन कर दिया जाता है और जनवरी 2019 में इसको पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाता है और ये अभी भी हिंसा जारी रखे हुए है। अब एनएलएफटी डीएसडी और एटीटीएफ, एनएलएफटी एसडी और एटीटीएफ अभी भी हिंसा जारी रखे हुए है। 1995 में, अब यहां ध्यान दो, एनएलएफटी था, एनएलएफटी का आर्मी विंग कौन था? एटीटीएफ, एनएलएफटी त्रिपुरी राष्ट्र और एटीटीएफ उसका आर्मी विंग ने जब अपने राष्ट्र की मांग को लेकर के बाहरी लोगों के विरोध में अपना एक एथनिक मूवमेंट शुरू किया, तो वहां के जो मूल बंगाली थे, वहां के रहने वाले, उनका एक हथियारबंद संगठन बना। आमरा बंगाली वो तो बना ही था, एक हथियारबंद संगठन बना जिसका नाम था यूबीएलएफ, यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट। इन लोगों ने भी अपना एक उग्रवादी गतिविधि को शुरू किया, संगठन बना। इसको सीपीआई ने समर्थन दिया, एक प्रकार का नक्सलिज्म का रूप था, बट ये भी एक उग्रवादी संगठन था और इसने अपना उग्रवादी गतिविधियां शुरू की और इन लोगों ने अटैक वहां के मूल जनजातियों के ऊपर
करना शुरू कर, एथनिक कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, वो इनको मार रहे हैं और वो इनको मार रहे हैं। इस तरह से एक कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। 90 का दशक पूरा का पूरा डिस्टर्ब रहा। इसके बाद जुलाई 2017 में इंडिजिनस पीपुल्स फोरम ऑफ त्रिपुरा एक नया आ जाता है। अब हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि भाई हम नेता बने, हम अपना एक संगठन बनाते हैं, हम अपना कोचिंग बनाते हैं। एक टीचर उसी में से निकल के अपना कोचिंग बना लेता है, फिर दूसरा अपना कोचिंग बना लेता है। देखते हो कोचिंग के क्षेत्र में एक एग्जांपल दिया, तो संगठन में भी ये चीजें दिखाई देती है। तो एक और यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप निकल करके सामने आता है जुलाई 2017 में, इंडिजिनस पीपुल्स फोरम ऑफ त्रिपुरा। ये भी आधार वही है, वहां के मूल निवासी, इंडिजिनस मूल निवासी, मूल जनजातियां, बाहरी लोग। वहां के मूल निवासी अब अपने लिए अलग अलग मांग कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग, अलग देश की मांग। और सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या किया? उनके लिए अलग स्वायत्त परिषद का गठन करके उनकी मांगों को शांत करने का प्रयास किया। तो 17 में इंडिजिनस पीपुल्स फोरम ऑफ त्रिपुरा द्वारा एक त्रिपुरा लैंड मांग प्रारंभ की जाती है और इसके लिए उग्रवादी गतिविधियों को शुरू किया जाता है। इंडिजिनस वो पीपुल्स फ्रंट था, याद करो, और एक फोरम ऑफ त्रिपुरा है, ये अलग है। 10 अगस्त 2019 को एनएलएफटी का जो एटीएफ है वो भी तैयार हो जाता है अब लास्ट में तक करके। नैनवासी तो पहले से ही तैयार था, विश्व मोहन के बाद एसडीआई और ये भी तैयार हो गए। और रिजल्ट हुआ 10 अगस्त 2019 को एसडी और भारत सरकार तथा त्रिपुरा सरकार के बीच एक शांति समझौता होता है, पीस एकॉर्ड होता है और त्रिपुरा में शांति स्थापना का प्रयास किया जाता है। ये 2019 तक का अपडेट था। अब हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। 2015 से ही हिंसा में बहुत कुछ कमी आ जाती है, 2015 से ही। और त्रिपुरा में लगभग धीरे धीरे सरकार सभी संगठनों से बातचीत करके कार्रवाई स्थगन समझौता करके चीजों को सॉर्ट आउट करती है, जरूरत पड़ने पर उनकी कुछ मांगों को पूरा करती है, स्वायत्त परिषद का गठन करती है। तो इसके बाद हिंसा धीरे धीरे कम होती है और आपसपा वहां हटा दिया जाता है। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपसपा उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था, उन्हीं राज्यों में लागू किया गया था, इस तरह की हिंसक गतिविधियां, उग्रवाद शुरू हुआ था। और धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होता गया वैसे वैसे यहाँ से आपसपा हटा दिया गया। मई 2015 में आपसपा हटाया जाना इस बात का द्योतक है कि वहां पर उग्रवाद काफी हद तक कम हुआ और त्रिपुरा एक शांत राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन फिर भी अभी 32 पुलिस स्टेशन में आपसपा लागू किया गया। जहां जहां थोड़ा अगर उग्रवाद है, चिटपुट है, वहां पर आपसपा लागू है। ये है त्रिपुरा के उग्रवाद की कहानी। ठीक है, ये है आपका टीटीएडीडीएस, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये बनाया गया ताकि उनकी इस मांगों को दूर किया जाए, उनको विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए, उनके अंदर इस तरह की भावनाओं को खत्म किया जाए कि नहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा। त्रिपुरा में अभी कोई इस तरह का कोई बड़ा उग्रवाद नहीं है, उसी के अवशेष के रूप में थोड़ा थोड़ा उग्रवाद त्रिपुरा में बना हुआ है। हाँ, अभी त्रिपुरा में एक नया विरोध शुरू हुआ है जिसकी चर्चा मैं पीछे के क्लास में कर चुका हूँ, पीछे के लेक्चर में कर चुका हूँ, जब मैं आप लोगों को मिजोरम के बारे में बता रहा था, जब मैंने आपको ब्रू जनजातियों की कहानी बताई थी, ब्रू शरणार्थियों की कहानी बताई थी कि कैसे इन ब्रू कम्युनिटी के लोगों को त्रिपुरा में बसाने के लिए भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है। उसको लेकर के वहां के लोकल लोगों ने विरोध किया है। हालांकि आप जान जाइए कि अभी तक प्रॉपर इस बसाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, ये अभी भी पूरी तरह से अधर में लटका हुआ। वहां के लोकल लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर बसाने में दिक्कत होगी, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं विकास का लाभ बट न जाए लोगों में, एक बहुत बड़ा कारण है इसके मूल में। तो ये है आपके त्रिपुरा की कहानी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेट, घूमने चलते हैं मेघालय। मेघालय में आते हैं और मेघालय की जब हम कहानी देखते हैं बच्चा, हमारा अगला टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट मेघालय। अपने दिमाग में मैप को ले आओ तो मेघालय बांग्लादेश के ठीक उत्तर में अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में कहा, पश्चिमी असम के क्षेत्र में जब पहुंचती है तो उसी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक दक्षिण में अवस्थित है एक राज्य मेघालय। इस मेघालय राज्य के बारे में मैं बता चुका हूं। ये मेघालय राज्य पहले असम का जिला हुआ करता था, असम का क्षेत्र हुआ करता था। जैसे त्रिपुरा पहले असम का जिला था, बाद में उसको राज्य बनाया गया। ये भी असम का क्षेत्र हुआ करता था और 1972 में इसको भी एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया, जब 3 राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। यही है मेघालय। इस मेघालय को हम लोग मैप में देख सकते हैं। ये छोटे छोटे ढेर सारे जिले हैं, बट अगर पूरे मेघालय को अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो 3 भागों में बांट सकते हैं। मेघालय की 3 पहाड़ियां हैं, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, यही पूरा मेघालय है। मेघालय का जो उत्तरी इलाका है वो थोड़ा सा मैदानी इलाका है, ब्रह्मपुत्र नदी से सटा हुआ, आगे हम चर्चा करेंगे। ये है आपके मेघालय का मैप, मानचित्र। मेघालय के पॉपुलेशन के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ का एरिया ज्यादा है त्रिपुरा से। त्रिपुरा के 10-12 हजार स्क्वायर फीट था, ये लगभग 22,000 स्क्वायर फीट है। और 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, फीट नहीं, किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है वो 29 लाख पॉपुलेशन है। समझ क्लियर है? और इस 29 लाख पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। ट्राइबल है और क्रिश्चियन है तो ट्राइबल है। तो अगर ट्राइब्स देखोगे तो 85%, लगभग 86% यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी 2011 की जनगणना के अनुसार, और 74.59% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ईसाईकरण ट्राइबल कम्युनिटी का ही हुआ, तो वहां पर निश्चित रूप से क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा होगा। इसके बाद हिंदू पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ इनर लाइन परमिट लागू नहीं था तो हिंदू पॉपुलेशन पहले से भी था और माइग्रेशन भी हुआ हिंदुओं का, क्योंकि असम से सटा रहा तो चारों तरफ हिंदुओं ने प्रवेश किया। तो 11.52% हिंदू, राइट, और 4.3% मुस्लिम भी है। अब आपको कि यहाँ मुस्लिम आबादी तुलनात्मक रूप से कम क्यों? तो यहाँ मुस्लिम आबादी तुलनात्मक रूप से कम इसलिए है कि अगर आप मेघालय के भूगोल को देखोगे
तो मेघालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है बांग्लादेश से जो सटा हुआ, वहां खड़ा पहाड़ है, वहां खड़ा पहाड़ है। तो अगर बांग्लादेश के किसी व्यक्ति को मेघालय में प्रवेश करना है तो उस दक्षिणी क्षेत्र से उसके लिए प्रवेश कठिन है, तो फिर वो प्रवेश करता कहां है? तो मेघालय का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी इलाका मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जब मेघालय के उत्तर उत्तर से मूव करती है दक्षिण की तरफ और बांग्लादेश में जहां घुसती है, जहां उसके पश्चिम में धुबरी जिला है, कोकराझार उसके और ऊपर में, तो इधर में धुबरी जिला है और इधर में गारो पहाड़ी का पश्चिमी मेघालय का क्षेत्र है, वहां से लोग मेघालय में बांग्लादेशी मुस्लिम माइग्रेट करते हैं। ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए आसान रहा है असम में प्रवेश करना, बोडो क्षेत्र में प्रवेश करना, जो बोडो क्षेत्र का इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी इनका प्रवेश रहा है, यहाँ पर भी इनका घुसपैठ रहा है। इसके अलावा बाहरी हिंदू भी रहे हैं और हिंदू पॉपुलेशन वहां होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मेघालय का उत्तरी इलाका है, मेघालय का उत्तरी इलाका ध्यान में रखो, उत्तरी इलाका असम से सटा हुआ है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब कभी जीवन में तुम्हें जाने का मौका मिले नॉर्थ ईस्ट, जब हाईवे से चलोगे तो राइट साइड में मेघालय है और लेफ्ट साइड में, यानी राइट साइड में अगर कोई पेट्रोल पंप या ढाबा मिलेगा तो समझो वो मेघालय में है, और लेफ्ट साइड में जाते समय अगर कोई पेट्रोल पंप या ढाबा मिलेगा तो वो असम में है। एकदम बॉर्डर से ही सड़क निकलती है, हाईवे निकलती है, और ब्रह्मपुत्र का दक्षिणी क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा मैदानी इलाका बनाती है, इसलिए मेघालय का जो उत्तरी इलाका है असम से सटा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का, वो मैदानी इलाका है थोड़ा सा। तो पहाड़ दक्षिण की तरफ पहाड़ खड़ा है और फिर उत्तर की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा मैदान टाइप का हो गया। ये है वहां का ज्योग्राफी, ये है वहां का पॉपुलेशन, ये है पॉपुलेशन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने लगभग बता दिया। जब हम यहाँ की जनजातियों की बात करते हैं तो तीन प्रमुख जनजातियां यहाँ पर है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों बहुत ही विशेष जनजातियां हैं और इन तीनों जनजातियों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन खासी जनजाति का है। खासी लगभग 2011 की जनगणना की बात करें तो लगभग 34-35% यहाँ पर खासी पॉपुलेशन है, 30-31% यहाँ पर गारो पॉपुलेशन है, 30-31%, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से खासी अधिक है, गारो कम है, थोड़ा ही कम है, और लगभग 18% के आसपास 18% जैंतिया है, 18% जैंतिया पॉपुलेशन है। तो मिलकर के ये लगभग 85.9% बनाते हैं। यहाँ पर कुछ हजूम भी है, हजूम की चर्चा हम लोग याद है, हजूम, यहाँ पर कुछ हजूम भी है, इस हजूम की चर्चा, चकमा हजूम की चर्चा हम लोग करेंगे अरुणाचल प्रदेश में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ हजूम ट्राइब्स भी है, कुछ कुकी भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा और जनजातियां भी है, लेकिन मुख्यतया यहाँ पर जो जनजातियां हैं वो गारो, खासी और जैंतिया, इनकी अपनी विशेष संस्कृति है। गारो और खासी इंडिया में एक मात्र सत्तात्मक समुदाय के रूप में, जनजातीय समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ परिवार में महिलाओं की डोमिनेंसी ज्यादा होती है। अलग जब कभी हम ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर को पढ़ते हैं, तो वहां पर लड़कियां बारात लेकर के जाती है और दूल्हे को लेकर के आती है। वहां के परिवार में महिलाएं केंद्र में होती है, उन्हीं के पास पूरा पावर होती है। मानव शास्त्रियों ने लिखा है कि जब कोई गेस्ट आता है तो पुरुष उस घर का दरवाजा खोलता है, बैठाता है और फिर अंदर जाता है, कहता है मैं अभी बुला कर लाता हूँ, और अपनी वाइफ को बुला कर लाता है। वाइफ गेस्ट के सामने बैठती है, पति खड़ा रहता है, वाइफ निर्देश देती है कुछ खाने पीने का ले आओ इनके लिए। ये स्थिति है वहां पर। वहां कनिष्ठाधिकार का प्रचलन है इन जनजातियों में, ये गारो में भी है और खासी में भी है। और कनिष्ठाधिकार में छोटी बेटी को संपत्ति और परिस्थिति का हस्तांतरण होता है, यानी जो उत्तराधिकार होता है वो छोटी बेटी को होता है, मां से बेटी को होता है, बेटा नहीं। बेटा तो दूसरे घर में इस तरह से बहू बन के चले जाते हैं, उस तरह से दामाद बन करके चले जाएंगे रहने के लिए। तो ये इनका अपना एक विशेष संस्कृति है। ये है यहाँ की जनजातियां, जनजातीय समुदाय, इनके बारे में हम देख सकते हैं। आपके सामने तीनों जनजातियों की कुछ तस्वीरें मैंने लगा दी है। ये गारो जनजाति है जो गारो पर्वत पर पाई जाती है, गारो पहाड़ी पर पाई जाती है, गारो हिल्स पर पाई जाती है। और ध्यान रखना मेघालय में तीनों पहाड़ी पे तीनों जनजातियां, इसलिए तीनों हिल का नाम भी इन तीनों जनजातियों के साथ जुड़ा। इसके बाद दूसरी जनजाति आपकी है खासी, ये खासी ट्राइब से खासी जनजाति, और तीसरी जो है वो है ये जैंतिया। ये तीन जनजातीय समूह है जो यहाँ पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके बारे में। तो लिटरेसी रेट यहाँ 75.84% है, जिले 11 है, विधानसभा में 60 सीट है, लगभग आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 60 सीट है, 60 सीट है, लोकसभा 2 है और राज्यसभा 1 है। ये यहाँ का एक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं और यहाँ के ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं, यहाँ के भूगोल के बारे में देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम पहाड़ी इलाका है, मैं बता चुका हूं इसके बारे में। पर्वतीय राज्य है ये और इसमें 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय के सबसे पूर्व में जैंतिया है और जैंतिया पहाड़ी पे जैंतिया जनजाति के लोग रहते हैं। मध्य में खासी पहाड़ी है, इस पर खासी जनजाति के लोग रहते हैं, और सबसे पश्चिम में गारो पहाड़ी है, गारो हिल्स है, और यहाँ पर गारो जनजाति के लोग रहते हैं। ये पहाड़ियां हैं तीनों, और मैंने पहले भी कहा कि ये तीनों पहाड़ियां दक्षिण की दिशा में बिल्कुल खड़ी है, यानी दक्षिण में बांग्लादेश है और बांग्लादेश से इन पर जाना, इस क्षेत्र में जाना कठिन है। और फिर ये अपने उत्तर की दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी इलाका है वहां थोड़ा थोड़ा मैदान बन जाती है। तो वहां जो समतल में ज्यादातर खेती जो होती है उसी इलाके में होती है, अदरवाइज जितनी भी खेती है वो पहाड़ों पे होती है। 70% से अधिक यहाँ पर वन क्षेत्र है, 70% से अधिक यहाँ वन क्षेत्र है। तो वन और पहाड़ मेघालय की भी विशेषता है। मेघालय के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है और चेरापूंजी में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। चेरापूंजी और बरसात जब भी बात करते हो तो दिमाग में चेरापूंजी, बचपन में पढ़ते होंगे चेरापूंजी चेरापूंजी चेरापूंजी। शिलोंग यहीं पर है, शिलोंग एक और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यहीं पर शिलोंग है। ये है आपका मेघालय का ज्योग्राफी। मेघालय की इकोनॉमी पे हम बात करते हैं तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और 80% आबादी यहाँ एग्रीकल्चर पे। जो एग्रीकल्चर का रूप है वो पहाड़ी खेती है, पहाड़ों पे जो खेती होती है काट काट करके वो खेती है, या फिर अब अनानास, केला, इन फलों की खेती भी काफी मात्रा में की जाती है। ये सब यहाँ पाए जाते हैं, अनानास, केला,
क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा होती है इसलिए केला की खेती भी यहाँ पर हो जाती है। अदरवाइज जो सामान्य धान है वगैरह वगैरह खेती यहाँ पर होती है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ भी खनिज संपदा की प्रचुरता है। हालांकि इन खनिज संपदा के दोहन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो पाई है जिससे वहां को रोजगार मिले और विकास को गति दी जा सके। बट यहाँ खनिज संपदा की प्रचुरता है। ये है आपका इकोनॉमी। अब हम लोग आते हैं आगे, हम लोग यहाँ की समस्याओं की चर्चा करते हैं। मेघालय में गरीबी और बेरोजगारी समस्या है क्योंकि यहाँ जनजातीय इलाका है और जनजातीय समुदाय को हम लोग विकास क्रम में एक पिछड़ा समुदाय मानते हैं। तो पिछड़ापन यहाँ पर भी दिखाई देगा। इसलिए गरीबी और बेरोजगारी यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। क्योंकि यहाँ 3 एथनिक ग्रुप प्रबल है इसलिए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है तो उग्रवाद भी है, अलगाव भी है और एक अवैध घुसपैठ की समस्या है। ये अवैध घुसपैठ थोड़ी बहुत समस्या है। बांग्लादेशी घुसपैठ जो है ये यहाँ पर भी विद्यमान है। बांग्लादेशी मुस्लिमों का घुसपैठ जो है वो यहाँ पर भी विद्यमान है। तो थोड़ा सा अवैध घुसपैठ या बाहरी लोग, यहाँ पर भी एक लंबा चौड़ा आंदोलन चला था बाहरी लोगों के विरोध में, बाहरी लोगों को भगाने के विरोध में। जब 70 के दशक में असम में बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर भी बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चल रहा था। ये घुसपैठ भी यहाँ की एक समस्या रही है। ये है यहाँ की समस्या का। अब अगर हम यहाँ का उग्रवाद का स्वरूप की बात करते हैं तो हम इसको बाद में देखेंगे जब हम उग्रवादी संगठन की बात करेंगे। तो इन्हीं समस्याओं पर केंद्रित रही है यहाँ की पॉलिटिक्स। गरीबी, बाहरी लोगों का प्रवेश, तो बाहरी बनाम वहां के मूल निवासी, एक हम मेघालय के मूल निवासी, एक एथनिसिटी मेघालयी एथनिसिटी निर्जातीयता और बाहरी लोग, इस तरह के निर्जातीय समूह का उद्भव हुआ। इसके बाद मेघालय के अंदर हम गारो, हम खासी, हम जैंतिया, इस आधार पर 3 एथनिक ग्रुप उभर कर सामने आ गए। और जब बाहरी लोगों को भगाओ तो निश्चित रूप से बाहरी लोगों में भी एक एथनिसिटी का भाव प्रबल होगा। तो यहां पर अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 5 प्रकार के एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं। एक बाहरी बनाम मेघालय के मूल निवासियों के बीच 2 एथनिक ग्रुप बन गए। एक मेघालय के मूल निवासियों में 3 एथनिक ग्रुप बन गए, गारो, खासी और जैंतिया। ये 5 एथनिक ग्रुप बने और ये 5 एथनिक ग्रुप के बीच जहां जहां संघर्ष दिखाई देता है इसको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इसको निर्जाति संघर्ष। तो निर्जाति संघर्ष का यहाँ स्वरूप है। अब किसमें कितना ज्यादा है, कैसे है, ये हम लोग देखेंगे। और इनके बीच में जो निर्जाति संघर्ष है ये हिंसक रूप जब धारण कर लेता है, ये अपने अपने निर्जाति समूह के लिए जब अलग देश की मांग करना शुरू कर देते हैं, इसको सेपरेटिज्म, तो यहाँ अलगाववाद भी दिखाई देता है। गारो अपने लिए एक अलग देश की मांग के लिए हिंसक आंदोलन शुरू करता है, गारो लैंड की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू किया जाता है। तो ये अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है। और ये हिंसक आंदोलन या संघर्ष में जब हथियारों का प्रयोग होने लगे हिंसक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जब इन गतिविधियों को अंजाम दिया जाए तो ये उग्रवाद कहलाता है। इसको रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, तो यहाँ उग्रवाद का यही रूप है। और ये जो बाहरी लोगों का प्रवेश है, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या है, सीमा सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर उतनी ज्यादा ये प्रबल नहीं है। तो ये है यहाँ की प्रमुख समस्याएं और इसी को केंद्र में रख करके हम लोग थोड़ी सी यहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं। और जब हम यहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक लंबे समय से कांग्रेस की डोमिनेंसी रही। 1972 में मेघालय एक राज्य बना और मेघालय राज्य में गारो कम्युनिटी से थे, गारो समुदाय ध्यान में है, गारो समुदाय से बिलोंग करते थे। पीए संगमा नाम आपने सुना होगा। पीए संगमा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक कद्दावर नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश स्तर पर एक कद्दावर पार्टी थी और प्रारंभिक दौर में तो इसका कोई विपक्ष भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से राजनीति में रही, सत्ता में रही, यहाँ उनका सत्ता बरकरार रहा। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी, गारो की पॉलिटिकल पार्टी, खासी की पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां रही, लेकिन ये विभक्त होने के कारण बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तीनों के समुदायों में अपना वोट बना करके और वहां पर सत्ता पर काबिज रही। तो आईएनसी यहाँ की एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी रही। फिर मैंने बताया कि पीएन संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होते हैं, आईएनसी से अलग होते हैं और बनाते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राइट। तो मेघालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती है पीए संगमा के नेतृत्व में, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत ज्यादा प्रबल नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाती, इनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता है। यहां पर भी चुनाव 2018 में होता है, लेकिन एनसीपी के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है। यहां इस राज्य में बीजेपी ने अपना अलायंस किसके साथ बनाया? एनपीपी के साथ बनाया। और 2018 में जो चुनाव हुआ उस 2018 के चुनाव में एनपीपी को 21 मिला, 21 सीट मिला। कांग्रेस का सीट घट गया, कम होकर के 2018 में कांग्रेस को कम मिला, काफी कम मिला।
बीजेपी को ज्यादा नहीं, बीजेपी को 2 सीट मिला 2018 में, 2 सीट मिला, 21 और 2 23 हो गए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में सफल रही, बीजेपी अलायंस यहां पर सरकार बनाने में सफल रही, हम कहेंगे एनपीपी यहां पर सरकार बनाने में सफल रही। और 2018 में एनपीपी के नेता कॉनराड शर्मा यहां के यंगेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में बने। ये कॉनराड संगमा यहां के मुख्यमंत्री बने 2018 में। तो आज के डेट में कॉनराड शर्मा यहां के संगमा यहां के मुख्यमंत्री है, सीएम है। ये एनपीपी पार्टी से है, बीजेपी का इनको सपोर्ट है। और ये जो अलायंस नॉर्थ ईस्ट का बीजेपी में है, यहां पर अभी तक हम लोग पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे थे, तो पॉलिटिकल सिनेरियो में अलग अलग जगहों पर क्या बीजेपी का अलायंस रहा और किस तरीके से बीजेपी ने अपने जनाधार को बढ़ाया और सत्ता पर कब्जा करने में सफल रही है, खास करके 2016-17 के चुनाव में ये साफ तौर पर दिखाई देता है। 2013-14 के चुनाव में तो केवल और केवल असम में उन्होंने अपने प्रभाव को दर्शाया, लेकिन इस बार तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को साफ कर दिया बीजेपी अलायंस। आगे हम देखेंगे। तो ये है यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो, एक आउटलाइन, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बट मुद्दा वही होता है कि आपकी सरकार रही तो आपने इन समस्याओं को ठीक नहीं किया, इनको हम ठीक करेंगे, विकास हम करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ विकास बहुत बड़ा मुद्दा रहा, उग्रवाद भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो जो भी नेता रहा वो उग्रवादी संगठनों से बातचीत आत्मसमर्पण के ढेर सारे पैकेज, सरकार आत्मसमर्पण के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती रही, उग्रवादियों से बातचीत करके उनको प्रलोभन देती रही, ढेर सारी सुविधाएं देती रही और कहीं ना कहीं उनको आत्मसमर्पण करा करके मुख्य धारा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करके इस तरह की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं उग्रवादी संगठन पर और हम यहाँ के उग्रवाद के स्वरूप को देखते हैं। मोटा मोटी एक आउटलाइन मिल चुका होगा पीछे जो हमने चर्चाएं की थी। यहाँ भी उग्रवाद का उद्भव बाहरी लोगों के विरोध के रूप में होता है, यहाँ भी उग्रवाद का उद्भव बाहरी लोगों के विरोध के रूप में होता है। और जो HLALC है, ये खांसी का यूनिट्रेप अचिक, ये जो है ये गारो, ये जो है खांसी का नाम है, ध्यान से देखो, लिबरेशन काउंसिल का गठन करके, जो कि गारो खासी जयंतिया तीनों का प्रतिनिधि मानती थी ये संगठन कि हम तीनों के प्रतिनिधि हैं, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव। और ये बाहरी लोगों के विरोध में इसका गठन हुआ था, क्योंकि उस समय भी बाहरी लोग वहां भी प्रवेश कर गए थे। और असम में जब बाहरी लोगों को भगाने का एक माहौल बना तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में धारणा प्रबल होती चली गई। तो एक एथनिसिटी मैंने कहा कि बाहरी तू और मेघालय के लोग, मेघालय के वाले, तो हम मेघालय में, वी मेघालय में, खासी भी, गारो भी, जयंतिया भी, ऑल वी मेघालय के आधार पर एक उग्रवादी संगठन का जन्म होता है, जो हिंसक तरीके से मेघालय के लिए एक अलग देश की मांग, पूरे मेघालय के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू करता है। फिर यहां पर आपस में मूवमेंट शुरू हो जाता है। भारत सरकार क्या करती है कि मेघालय को, गारो को और खासी को अलग अलग स्वायत्त परिषद का दर्जा दे देती है, ध्यान देना। और इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने का अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन अब यहां पर खासी पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन मेघालय के पॉलिटिकल सिनेरियो में गारो की डोमिनेंस ज्यादा थी। अब यहां पर एक कहानी पर और ध्यान दो। मेघालय की ट्राइबल पॉपुलेशन में लगभग 34-35% पॉपुलेशन जो है वो खासी ट्राइब का है और लगभग 30% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो गारो ट्राइब्स का है। लेकिन अगर मेघालय के प्रशासन में अगर हम देखें, मेघालय की राजनीति में देखें, तो गारो की डोमिनेंसी रही। और गारो की डोमिनेंसी के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा कि पीए संगमा गारो कम्युनिटी से है, कॉनराड शर्मा गारो कम्युनिटी से है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हर जगह गारो कम्युनिटी के लोग ही पूरे मेघालय में छाए रहे। और इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं खासी लोगों में एक डिप्राइवेशन को जन्म दिया। उनके अंदर ये फील हुआ कि भाई ये गारो की जो डोमिनेंसी है, जिसके कारण हम लोगों के क्षेत्र को और ना हम लोगों को लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। और राज्य के फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गारो के डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है, विकास का सारा लाभ गारो लोगों को मिल रहा है, गारो क्षेत्र को मिल रहा है, वहां की सड़कें, वहां का सब कुछ, और खासी लोग इच्छा की जा रही है। ये चीज जयंतिया में भी फीलिंग थी, लेकिन जयंतिया का आकार बहुत छोटा था, इसलिए उनका कोई बहुत बड़ा संगठन यहाँ पर उठकर नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन खासी लोगों का आबादी बहुत ज्यादा था, इसलिए खासी लोगों ने अपना संगठन बना लिया। रिजल्ट हुआ, गारो लोगों ने अपना संगठन बना लिया और यहाँ पर जन्म होता है गारो की डोमिनेंसी के अगेंस्ट में खासी लोगों में एथनिसिटी का जन्म। वी खासी दे गारो, वी खासी दे गारो, वी खासी दे गारो। और फिर ये अपना संगठन बनाते हैं, ये अपना संगठन बनाते हैं HNLC। और ये संगठन बना करके अपने लिए, खासी लोगों के लिए, गारो के कुछ क्षेत्र, खास करके खासी के क्षेत्रों को मिला करके अलग राज्य के लिए हिंसक आंदोलन शुरू करते थे। तो एक उग्रवाद का रूप यहां पर भी दिखाई देता है HNLC के रूप में, HNLC के रूप में। और गारो का एक संगठन यहां से निकल कर आता है, और गारो का ये संगठन यहां से अचिक लोगों का, अचिक जो है वो गारो का नाम है, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, ये गारो के लिए अचिक लैंड की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर देता है। ये कहता है कि गारो समुदाय के लोग जहां जहां, यहां तक कि खासी के पहाड़ी पर भी, गारो का जो पूर्वी इलाका है जो खासी से सटा हुआ है, वहां पर भी ढेर सारे गारो लोग रहते हैं। उन इलाके को मिलाकर के अगर मान लो कि किसी भी मैप में अगर हम देखते हैं कि ये 3 पहाड़ी क्षेत्र है, ये जयंतिया है, ये गारो खासी है और ये गारो है, तो आबादी निश्चित रूप से यहाँ पर मिक्स होगी और यहाँ पर भी मिक्स होगी। यहाँ के गांव में भी खासी और गारो दोनों होंगे, यहाँ के गांव में भी खासी और गारो दोनों होंगे, यहाँ के गांव में भी गारो और खासी और जयंतिया होंगे, यहाँ के गांव में भी खासी और जयंतिया होंगे। यहाँ भी कुछ ना कुछ असम का पार्ट है, तो यहाँ पर भी दोनों कम्युनिटी के लोग होंगे, राइट। गारो लोगों ने कहा कि इस इलाके को और इस इलाके को मिला करके गारो के लिए, तो खासी लोगों ने कहा कि ये सब इलाके को मिला करके खासी लोगों के लिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही कंसेप्ट कोई बहुत टफ नहीं है समझने के लिए।
अब सबने एक दूसरे के क्षेत्र में ओवरलैप करके अपने लिए अलग देश की मांग, अलग राज्य की मांग को लेकर के यहां उग्रवाद को शुरू किया। यहां इंसर्जेंसी जो शुरू होती है इस रूप में शुरू होती है। और उसी में से एक और आ गया बाद में GNLA, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। और इसने भी गारो लोगों के लिए एक अलग गारोलैंड मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू किया। जब दूसरा आत्मसमर्पण करता है तो तीसरा उठकर खड़ा हो जाता है। सरकारी लोगों के साथ समझौता करती रही, कार्रवाई स्थगन समझौता करती रही। ये 4 संगठन इस मेघालय में उग्रवादी गतिविधियों में शामिल है और 2 संगठन मेघालय में और उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। दोनों मेघालय का मुख्य संगठन नहीं है, बट यहां पर भी इन क्षेत्रों में भी अपने एरिया कमांडर इन्होंने नियुक्त कर रखा। वो है एक उल्फा और एक है NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये दोनों संगठन आपको जानकारी होगी कि असम के संगठन है और दोनों का एरिया भी यही है। कहीं ना कहीं मेघालय के जो उत्तर वाला इलाका है उस इलाके में लोग फैले रहे हैं, तो इनका प्रभाव यहां पर भी रहा है। इनके उल्फा का जैसे एरिया कमांडर तो यहां भी रहेगा। संगठन विस्तार की प्रवृत्ति होती है हर संगठन में, तो ये 2 उग्रवादी संगठन की गतिविधियां यहां भी शामिल रही है। और यहां आप देखोगे तो जितने भी उग्रवादी संगठन होते हैं किसी दूसरे राज्य के उग्रवादी संगठनों से मिले होते हैं, इनका कहीं ना कहीं टाई अप होता है। तो कहीं ना कहीं NDFB से, उल्फा से एक संगठन मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे हथियारों का लेन देन, बहुत सारा एक इंटरेक्शन रहता है। ये चीज यहां पर भी दिखाई देता है। ये है यहाँ का उग्रवादी संगठन। अब इसी को जब हम घटनाओं में पढ़ेंगे तो यहाँ के उग्रवाद के घटनाक्रम को देखेंगे, लेकिन घटनाक्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रक्चर को समझना। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका है कि हम मेघालय के लोग, ये बाहरी लोग, ये उग्रवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, हम गारो, हम खासी, यहाँ भी उग्रवाद और उग्रवादी संगठनों की इमरजेंसी का एक बड़ा कारण है। और जो ढेर सारा बटा, वो बटने के पीछे ATF, PTF, ये भी एक कारण है। इस कंसेप्ट को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ा आसानी से समझ में आता है। और आगे हम घटनाक्रम पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम GNLA को देखते हैं, जो एक एक्टिव वहां पर उग्रवादी संगठन है। और इनके तस्वीर को देख करके, इनके हाथों के हथियार को देख करके आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं और आप इनके लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के में जो एक्सट्रीमिज्म है वो किस स्तर पर है, किस रूप में है। भारत में जो वामपंथी उग्रवाद है, इसको आप नक्सलवाद के नाम से भी जानते हैं, इनका स्तर इतना नहीं है, इस लेवल का नहीं है। ये पूरा नेचर इसका अलग है। बहुत सारे लोगों की सोच बनती है, एक मन में, दिमाग में आ जाता है कि उग्रवाद कश्मीर में भी है, उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट में भी है, और उग्रवाद वामपंथी उग्रवाद के रूप में छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, आंध्र प्रदेश के इलाके में भी रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में सेना को तैनाती किया उग्रवाद को खत्म करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में आप सपा लगाया उग्रवाद को खत्म करने के लिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं, पंजाब के उग्रवाद को खत्म करने के लिए हमने आप सपा लगाया, यहां सेना को तैनात किया। कश्मीर में उग्रवाद को खत्म करने के लिए आप सपा लगाया, सेना को तैनाती किया। अगर मैं आपसे कहूं कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो उग्रवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, नक्सलवाद है, उसको खत्म करने के लिए हम क्यों नहीं सेना की तैनाती करते, हम क्यों नहीं आप सपा लगाते? इस प्रश्न का उत्तर शायद आप नहीं दे पाओगे। मैंने कहा ना कि ऐसे प्रश्न, ऐसी समझ वाले प्रश्न जो है ये आपको समझना चाहिए। ये सब जो हमारे जो आपके जीएस का जो चैप्टर है, तीसरा पेपर जो है इंटरनल सिक्योरिटी, वहां इन सब चीजों की समझ होनी चाहिए। ये अप्रोच जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। आप पूछ सकते हो कि आखिर वहां क्यों नहीं लगा करके वहां के हम इस तरह के उग्रवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ का लेवल आपने देख लिया तस्वीर में। इसके बाद ANVC भी गुट हो गया, ये भी है, उनके हथियारों को भी आपने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं HNLC, ये भी है, आपके सामने है। और हम एक तस्वीर दिखा दे रहे हैं। इस तस्वीर में, इस मानचित्र में आप देख लो कि कैसे सरकार ने इस उग्रवाद को दूर करने के लिए अलग अलग स्वायत्त परिषद का गठन करके उनके अलग देश या अलग राज्य की मांगों को शांत करने का प्रयास किया। कुछ लोग हैं गारो कम्युनिटी के जो शांतिपूर्ण तरीके से गारो के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वो एक अलग देश नहीं, वहां एक तरह का डेमोक्रेटिक तरीके से अलग राज्य की मांग जारी रही है। खासी लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उसी में से कुछ गुट जो बनाया है वो अलग देश की मांग को लेकर हिंसा कर रहा है। इसको इंसर्जेंसी, इसको मिलिटेंट ग्रुप, उग्रवाद। इन तीनों की जगह पर कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने कम्युनिटी के लिए अलग राज्य की मांग करें। जैसे झारखंड की जनजातियां शांतिपूर्ण तरीके से बिहार से अलग होकर के अलग राज्य की मांग कर रही थी जनजातियों के लिए, उस तरह का मांग वहां भी चल रहा है, पर सरकार उस तरह की मांगों को नहीं पूरा कर सकती है। फिर मेघालय को 3 राज्य कैसे बनाया जा सकता है? तो सरकार ने इस तरह की मांगों को पूरा करने के लिए क्या करती है? तो मैंने बार बार बताया कि हर जगहों पर स्वायत्त परिषद का गठन कर देती है। अगर मान लो किसी भी राज्य में 3-4 कम्युनिटी के लोग हैं, ट्राइबल ग्रुप है, तो उनको स्वायत्त परिषद का गठन करके उनकी इस मांगों को शांत करने का प्रयास किया जाता है, विकास में उनकी सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनके स्व शासन को संभव बनाया जाता है, उनका विकास उनके द्वारा संभव हो सके, इसकी व्यवस्था की जाती है। और यही व्यवस्था है ऑटोनोमस काउंसिल, स्वायत्त परिषद, जिला स्तर पर स्वायत्त परिषद या क्षेत्रीय स्तर पर स्वायत्त परिषद। तो 3 स्वायत्त परिषद यहाँ पर दिखाई देते। पूरा का पूरा स्वायत्त परिषद की ही कहानी मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पर एक TADC, TAADC है, एक चकमा ADC है, लाई हम लोग देख चुके हैं, मारा ADC देख चुके हैं, यहाँ पर हमार ADC है, इसमें नहीं दिया हुआ है। उसी तरीके से करबी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिमा हसाऊ का एक अलग है, करबी ऑंगलोंग का एक अलग है। इस तरह से यहाँ गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, इन तीनों के लिए सरकार ने ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कर दिया है। उस परिषद में, खासी वाले में, खासी के लोग ही चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके उस परिषद में जाते हैं और वही लोग अपने क्षेत्र के विकास के संबंध में निर्णय लेते हैं। जैंतिया में वही हाल है, घरों में वही हाल है। हालांकि बहुत सारे अधिकार राज्य सरकार के पास है और वहां से विधानसभा के सदस्य भी चुन करके राज्य विधानसभा का निर्माण करते हैं और राज्य के विकास के बारे में निर्णय लेते हैं, लेकिन क्षेत्रीय विकास में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया गया।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम पर। तो घटनाक्रम में 21 जनवरी 1972 92 लिख दिया है हमारे टाइपिस्ट ने, सुधारो। 21 जनवरी 1972 को जिस तरह से 3 राज्य बनाए गए थे, मेघालय को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पहले मेघालय असम का ही भाग हुआ करता था, और इसके बाद यहां पर मुख्यतः 1992 से 1992 से एचएलसी का गठन किया गया। एचएलसी, अब यहां पर देखो, हेन्यूट्रेप, हेन्यूट्रेप मतलब खांसी, और अचिक, अचिक मतलब गारो, ठीक है, हेन्यूट्रेप, अचिक, हेन्यूट्रेप मतलब क्लियर है, खांसी, और अचिक मतलब गारो, मतलब खांसी गारो लिबरेशन काउंसिल, क्लियर है। एचएएलसी मतलब ये संगठन जो है वो अपने को खांसी गारो और जयंतिया तीनों का प्रतिनिधि मानता था। एक तरह से कहो तो ये तीनों मिलकर के मेघालय को रिप्रेजेंट करते हैं। हम मेघालय के लोग, और बाहरी लोगों के विरोध में, बाहरी लोगों को यहां पर दखास कहा जाता है, DKHARS, जैसे बंगलस कहा जाता है मणिपुर में, मैंने आपको बताया था। झारखंड में डीकू कहा जाता है बाहरी लोगों को, उसी तरीके से यहां पर दकस कहा जाता है जो बाहरी लोग वहां करके बस गए, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। इन बाहरी लोगों को भगाने के लिए 1992 में यहां पर एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत होती है। तो उग्रवाद का जो जन्म है, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच हिंसा के द्वारा 1992 में शुरू होता है एचएलसी के द्वारा। बट बहुत ज्यादा ये नहीं चलता है एचएलसी, और इमीडिएट इसमें बंटवारा हो जाता है गारो के लिए अलग और खासी के लिए अलग। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे ये 1993 में एचएनएलसी का गठन किया जाता है। एचएएलसी था, अचिक भी उसमें था, अचिक अलग हो जाता है, और हेन्यूट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल का गठन किया जाता है। हेन्यूट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, हेन्यूट्रेप मतलब खासी, नेशनल लिबरेशन काउंसिल, यू कैन से खासी नेशनल लिबरेशन काउंसिल का गठन किया जाता है। और एचएनएलसी द्वारा खासी समुदाय हेतु दो बात, पृथक राज्य की मांग, और मेघालय को गारो समुदाय के वर्चस्व, गारो की डोमिनेंसी, और साथ साथ अन्य लोगों के शोषण, जो बाहरी लोग आ गए के शोषण से मुक्त कराने हेतु आंदोलन की शुरुआत की जाती है, हिंसक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। 1993 से खासियों का अलग संगठन, अचिक का भी अलग होगा, गारो का भी अलग होगा। 1993 में ही जब खासी बनता है, तो 2010 से, पहले हम खासी की बात आगे बढ़ा दें, एचएनएलसी की बात आगे बढ़ाएं। 2010 से यह संगठन भारत सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। 93 से लेकर के 2010 तक एचएनएलसी अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। 2010 में सरकार से बातचीत के लिए तैयार होता है, और सरकार से बातचीत होती है, और कार्रवाई स्थगन समझौता वर्तमान में बना हुआ है। ये देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ उग्रवाद लगभग शांत है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच यहाँ पर नहीं है, काफी हद तक कंट्रोल्ड है। इसके बाद आ जाते हैं मुख्यतः 1995 से, फिर वापस आ जाते हैं 1995 से अचिक, अचिक मतलब गारो, एएनवीसी, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल का गठन किया जाता है। एएनवीसी का गठन किया जाता है, खासी का संगठन बन गया था 93 में, 95 में एएनवीसी का गठन किया जाता है अचिक लोगों का। और गारो पहाड़ी के 5 जिले, गारो पहाड़ी के 5 जिले, पश्चिम खासी पहाड़ी क्षेत्र, खासी पर्वत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और असम का 2 जिला, क्योंकि असम में भी गारो के लोग रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। असम के 2 जिलों को मिलाकर एक पृथक संप्रभु राष्ट्र अचिक लैंड की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन शुरू किया जाता है। ये अचिक लैंड जो है, संप्रभु राष्ट्र, अचिक मतलब गारो, गारो लैंड, अचिक लैंड की मांग को लेकर के एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत होती है। अब यहां से क्या आ गया, अलगाववाद, सेपरेटिज्म, अलग देश की मांग को लेकर के यहां पर उग्रवाद एक नए रूप में आता है। तो खासी के लिए अलग, गारो के लिए अलग, पहले था मेघालय के लिए अलग, जो पहला संगठन बना था वो मेघालय के लिए अलग, उसमें गारो खासी सब बाहरी लोगों के विरोध में वो संगठन बना। बाद में गारो के डोमिनेंसी के विरोध में खासियों ने संगठन बनाया, खासी के लिए अलग, इधर गारो ने फिर अपना संगठन बना लिया, गारो के लिए अलग, और यहाँ पर उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा, उग्रवाद की शुरुआत होती है। राइट, अब आपसी एकता बाहरी लोगों के खिलाफ वाली खत्म हो जाती है। सितंबर 2014 से एनवीसी, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, भारत सरकार और मेघालय सरकार के बीच एक समझौता होता है, एक और होता है, ठीक है। रिजल्ट दिसंबर 2014 में तुरा में एक विघटन समारोह किया जाता है। दिसंबर 2014 में केंद्र में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, तुरा में एक विघटन समारोह हो जाता है, और एनवीसी का विघटन हो जाता है, यानी एनवीसी अपने संगठन को समाप्त कर देती है। क्लियर है यहाँ पर 2014 में एक उग्रवाद का अंत, कुछ के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता, इस तरीके से धीरे धीरे, और जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई, आपसपा, सेना को पावर दिया गया है, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के लगभग राज्यों में सेना तैनात है। हालांकि मेघालय से पूर्णतः आपसपा हटा दिया गया। क्लियर है बच्चा। इसके बाद 2009 से जीएनएलए 9 में एक और संगठन बन जाता है नया। जब अचिक जो है, अचिक भी गारो का था, अचिक लैंड की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा था, अचिक बातचीत करने के लिए तैयार हो गया, अचिक का विघटन हो गया। अभी हम लोगों ने पीछे देखा, तो जब बातचीत के लिए तैयार हुआ, मूड बना, तो वहीं से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो अलग हुआ, और ये बनाया जीएनएलए, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। जीएनएलए, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी 2009, और इसने संप्रभु राष्ट्र, फिर से अपनी उसी मांग को, अचिक लैंड की जगह पर गारो लैंड इसने कर दिया, संप्रभु राष्ट्र गारो लैंड की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन, उग्रवादी गतिविधियों को शुरू किया, और ये मांग आज भी जारी है। ये वो आपका मेघालय में गारो की कहानी,
और खासी की कहानी। गारो और खासी के बीच, अब थोड़ा सा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक लाइन मैंने यहां पर डाल दिया है कि गारो और खासी के बीच हितों का टकराव, गारो की डोमिनेंसी, खासी की आबादी ज्यादा होना, फिर भी गारो की डोमिनेंसी, तो कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, और इस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ने खासी एथनिसिटी को जन्म दिया, गारो एथनिसिटी को जन्म दिया, और दोनों में टकराव शुरू हुआ, दोनों में संघर्ष हुआ, इसको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो खासी और गारो के बीच हितों का टकराव को लेकर के हिंसक संघर्ष, निर्जाति संघर्ष, और यह संघर्ष आज भी जारी। क्लियर है? इसके बाद असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, असम की सीमा से लगा हुआ मेघालय का जो 20 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया को आपसपा के अंतर्गत आसान क्षेत्र घोषित करके पुलिस कार्रवाई, ठीक है, होती रही, चलती रही, और सितंबर 2018 में आकर के मेघालय से आपसपा को पूरी तरह हटा दिया गया। सितंबर 2018 में मतलब किसकी सरकार बचा? आपसपा को पूरी तरह हटा दिया गया और कहा गया कि ये राज्य जो है अब उग्रवाद से रहित है, अब यहां पर उग्रवाद नहीं, छोटा मोटा है वो पुलिस कंट्रोल कर लेगी। सेना को विशेष अधिकार देकर के उग्रवाद को अब समाप्त करने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। मेघालय एक शांत राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। तो लगभग मेघालय आज के डेट में शांत है, हम मेघालय को एक शांत राज्य कहते हैं। लेकिन उग्रवाद का जो स्वरूप रहा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का जो स्वरूप रहा, सेपरेटिज्म का जो स्वरूप रहा, संक्षेप में एक आउटलाइन मैंने आपको दे दिया, राइट। अब हमारी आती है नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। हम लोग आज के क्लास में त्रिपुरा के बारे में एक आउटलाइन प्राप्त कर चुके हैं। वहां का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, वहां का इकोनॉमिक सिनेरियो हम लोगों ने देख लिया, वहां के ज्योग्राफी को हम लोगों ने देख लिया, वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो हम लोगों ने देख लिया, और वहां पर जो रेडिकलिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो इंसर्जेंसी है, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में भी हम लोगों ने एक आउटलाइन प्राप्त कर लिया। इसके बाद में मेघालय आप लोगों को लेकर के गया और मेघालय का भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, मेघालय का भी जो ज्योग्राफी है हम लोगों ने उसको देख लिया, मेघालय का भी इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया, मेघालय का पॉलिटिकल सीन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, वहां का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, और फिर मेघालय में जो इंसर्जेंसी है, जो उग्रवाद है, उसके बारे में भी हम लोगों ने एक आउटलाइन दिया कि मेघालय में किस तरह की एथनिसिटी का डेवलपमेंट हुआ है, किस किस तरह का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वहां पर विद्यमान है, वहां कौन कौन सी समस्याओं को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट और इंसर्जेंसी दिखाई देती है, और वहां सेपरेटिज्म के रूप में उग्रवाद है तो किस रूप में है, किस तरह का। और अब हम 7 सिस्टर स्टेट का जो 7वां राज्य है, जो हमारे इस क्लास का जो अंतिम स्टेट है, वहां हम लोग लेकर के चलते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। आपके दिमाग में मैप होगा नॉर्थ ईस्ट का, और उस मैप में कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का भी मैप होगा। याद कीजिए, जो असम का इलाका है, असम का उत्तरी इलाका, असम के ठीक उत्तर में, अगर हम असम के पश्चिम साइड के उत्तर में जाते हैं तो वहां पर भूटान आपको दिखाई देता है मैप में। याद करो, भूटान को अगर मैप में देखते हो तो भूटान के जब हम पूरब में जाते हैं, और भूटान का पूरब साइड और असम का पश्चिमी, असम का उत्तरी पश्चिमी, असम का ऊपर वाला साइड, उत्तर वाला साइड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक सबसे बृहद क्षेत्रफल वाला राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश का, असम का, ये दो ही राज्यों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका जो बाउंड्री है वो तिब्बत से, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है, 2 देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इसके बाद राज्य के संदर्भ में हम देखें तो इसकी बाउंड्री जो है वो असम से लगती है, और उधर नागालैंड से लगती है। इसकी बाउंड्री म्यांमार से भी टच करती है। आप ध्यान से देखो, तो ये है आपका मैप में अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप चाइना को देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश का जो एक अच्छा खासा एरिया जो है वो चाइना है, ये पूरा का पूरा, ये सभी जो इसका इलाका दिखाई दे रहा है, ये चाइना का इलाका है। अच्छा, और फिर यहां पर आ जाता है म्यांमार का इलाका, ये चाइना है, ये म्यांमार है, और ये भूटान है। ये 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं टच करती है अरुणाचल प्रदेश की। और फिर नीचे में आसाम है, तो यहाँ पर आसाम राज्य के साथ, और यहाँ पर नागालैंड राज्य के साथ। ये जो है यहाँ लिखा नहीं गया है बच्चा, लेकिन ये नागालैंड है, ये नागालैंड राज्य के साथ। और ये जो असम का मैप है आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बॉर्डर जो है, ये डॉट डॉट, ये आसाम है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, आप मैप में देख चुके होंगे। इसके नीचे आपका मेघालय आ जाता है, ध्यान में होगा आपका। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो ऐसे कर्व इलाका है, ये जो कर्व इलाका है, ध्यान दो, यहां पर चांगलांग और तिरप 2 जिला, चांगलांग और तिरप। चूंकि चांगलांग और तिरप जिला की चर्चा मैं कर चुका हूं, यहीं पर नागा आबादी है, चूंकि ये नागालैंड से सटा हुआ है, इसलिए नागा लोग यहां भी रहते हैं, इन 2 जिलों में रहते हैं। ध्यान से देखो, इन्हीं 2 जिलों में नागा लोग रहते हैं, नागा पॉपुलेशन यहां रहती है। ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप जो आपके सामने है। ये चीन से सटा हुआ इलाका रहा है प्रारंभ से ही, तिब्बत रहा है, चीन रहा है, इसलिए कुछ समस्या चाइना के संदर्भ में भी इसके साथ जुड़ी रही है, हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ डेमोग्राफी की यदि हम बात करते हैं, पॉपुलेशन की यदि हम बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा एरिया है, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इस एरिया में पॉपुलेशन मात्र 13 लाख है, तो निश्चित रूप से जनघनत्व बहुत ही कम होगा, मतलब बिखरी हुई आबादी है, फैली हुई आबादी, और ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ हिंदू भी, बौद्ध यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में। अगर हम बौद्ध धर्म मानने वालों की जनसंख्या की बात करें तो मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में, इन 2 राज्यों में बौद्ध आबादी
अधिक मात्रा में है, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है और सेकंड नंबर पर मिजोरम है। एक बार जब मैंने नॉर्थ ईस्ट का मैप दिखाया था तो रिलीजन बेस्ड डेमोग्राफी की चर्चा मैंने की थी, आपके सामने स्क्रीन पर है। हिंदू अगर हम देखें तो 29% है और क्रिश्चियन अगर देखें तो 30% है। इसके बाद बुद्धिस्ट जो है वो लगभग 11-12% है, मुस्लिम ना के बराबर है। इनर लाइन परमिट वहां भी आगे से मुस्लिमों का प्रवेश वहां पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, शुरू में अगर थे तो थे। ये है यहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर रिलीजन के आधार पर। अब हम अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो ट्राइब्स को ध्यान में रखें तो 64% आबादी यहाँ पर जनजाति आबादी है, यानी 64% पॉपुलेशन को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। जनजाति या ट्राइब्स हम उसी को करते हैं जिनको कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति महोदय शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में अनुसूचित कर चुके हैं। इसको ट्राइबल कम्युनिटी। भारत में ट्राइब्स की परिभाषा यही है। तो 64.2% यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। पर ट्राइबल कम्युनिटी में काफी डाइवर्सिटी है, ये और ध्यान में रखो। यानी जिस तरीके से नागालैंड में नागा कम्युनिटी एक बहुत बड़े एथनिक ग्रुप के रूप में है, मिजो है, गारो खासी है, उस तरीके से यहाँ पर कोई ट्राइबल कम्युनिटी बहुत डोमिनेंट इस रूप में नहीं है, बल्कि छोटा छोटा ढेर सारा ट्राइबल कम्युनिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है और कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी दो ही कारण को जन्म दे सकती है, या तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है, और नहीं तो दूसरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगी, नहीं तो दूसरा राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करेगी। ये डाइवर्सिटी दिखाई देगी। अगर एक रहेगी तो क्षेत्रीय दल की डोमिनेंसी होगी, अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी तो राष्ट्रीय दल की डोमिनेंसी होगी। तो इससे आपकी राजनीति भी कहीं ना कहीं निर्धारित होती है। आगे चलते हैं और हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश के लोग, और अरुणाचल प्रदेश के लोग काफी फैशनेबल होते हैं, बहुत इंजॉय करने वाले होते हैं। यही कारण रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में इंसर्जेंसी नहीं रही, नामात्र की रही। उनका अपना कोई स्वदेशी कह सकते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को उठाने वाला अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, उग्रवादी संगठन नहीं है वहां पर इस तरह का। बहुत शांत, बहुत एंजॉय करने वाला है। वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव इस राज्य पर ज्यादा है। अगर आप भारत के किसी क्षेत्र में, दिल्ली में, मुंबई में, अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी को देखते हो, लड़की या लड़का, नॉर्थ ईस्ट के लोग दिखाई दे जाते हैं। देखने से कहीं ट्राइबल कम्युनिटी के नहीं लगते हैं, काफी फैशनेबल लगते हैं, क्योंकि वहां पर पढ़ाई लिखाई का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको देख के लगता है नॉर्थ ईस्ट मतलब एकदम पत्ता पहने हुए काले काले लोग जनजाति के रूप में, ऐसा नहीं है। आपके बगल से गुजर जाए नॉर्थ ईस्ट के लड़का लड़की तो खुशबू बिखेरते चले जाते हैं। तो ये फैशनेबल लोग हैं, और इन सभी राज्यों में अरुणाचल में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। इसलिए हमने एक तस्वीर आपके सामने डाली है फैशन शो का। अरुणाचल प्रदेश में अक्सर अलग अलग क्षेत्रों में फैशन शो का आयोजन होते रहता है। जैसे होता है ना मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, यहाँ पर भी इस तरह की चीजें बहुत मात्रा में दिखाई देती है और ये बहुत ही एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। ये इनका अपना व्यक्तित्व है, एक तरह से हम कहें तो इनका अपना क्षेत्रीय व्यक्तित्व है और इनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है। ये है इनका एक परिचय। इसके बाद हम इनके यहाँ लिटरेसी रेट की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी या कहें तो ईसाई मिशनरी या ईसाई कम्युनिटी की संख्या भी 30% के आसपास ईसाई, तो उस अनुपात में उतना ज्यादा साक्षरता नहीं होगा, तो भी यहाँ पर साक्षरता दर लगभग 67% है, 66% साक्षरता दर है। और हमेशा याद रखो 2011 यानी अभी के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ा है। लिटरेसी रेट है, 25 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीट है, 2 लोकसभा में सीट है और 1 राज्यसभा में सीट है। ये भी एक इनका परिचय हो गया। इसके बाद बारी आती है इनके भूगोल के बारे में। तो ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर 2 पर्वत का क्षेत्र प्रमुख रूप से है। एक हिमालय पर्वत का क्षेत्र प्रमुखता है। ऊपर में आपने पूरा का पूरा तिब्बत से लगा हुआ हिमालय पर्वत देखा है, और एक पटकाई की पहाड़ियां जो अराकान से सटी हुई पहाड़ियां आपको दिखाई देती है, नीचे जो तिरप तंगलांग वाले इलाके में दिखाई देती है, इसको हम पटकाई की पहाड़ियां कहते हैं। कुल मिलाकर के पर्वतीय क्षेत्र वाला ये राज्य है। मैक्सिमम पर्वतीय क्षेत्र का वाला ही क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्वत में ही जो घाटी और मैदान आपको दिखाई देंगे वो यही है, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका। ये इनका भूगोल है। इनके एग्रीकल्चर पर हम बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और झूम खेती का प्रचलन आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है। झूम खेती मतलब स्थानांतरित खेती, अस्थायी खेती, ये यहाँ आज भी दिखाई देता। तो ये है यहाँ की अर्थव्यवस्था मोटा मोटी। अब हम आते हैं इनकी समस्या पर, और जब हम इनकी समस्या की बात करते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी यहाँ भी समस्या है बाकी राज्यों की तरह। क्योंकि फैशनेबल को देख रहे होंगे तो सारा का सारा कम्युनिटी, सारा का सारा पॉपुलेशन उतना रिच और उतना फैशनेबल नहीं है, उतना साक्षर नहीं है। इसलिए गरीबी और बेरोजगारी इनकी प्रमुख समस्या है। इस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी की प्रॉब्लम होती। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चकमा समस्या यहाँ की प्रमुख समस्या, थोड़ा बहुत उग्रवाद है। लेकिन ये उग्रवाद अगर हम कहें तो अरुणाचल प्रदेश की समस्या है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए समस्या है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा उत्पन्न ये उग्रवाद, अरुणाचल प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के कारण उत्पन्न उग्रवाद यहाँ पर दिखाई नहीं देता। यहाँ पर उग्रवाद जो है वो बाहरी उग्रवादी संगठनों द्वारा उत्प्रेरित उग्रवाद है। यहाँ पर यदि हम उग्रवाद की बात करते हैं, हम आगे उग्रवाद पर विशेष चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर बाहरी लोगों वाला उग्रवाद है। चकमा समस्या यहाँ की एक प्रमुख समस्या है जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि हाल में ये एक करंट अफेयर्स के रूप में चर्चित रहा। तो ये हम इनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, बाकी यहाँ कुछ विशेष नहीं। अब हम चलते हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राजनीतिक दल, राजनीतिक परिदृश्य कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई डोमिनेंट ग्रुप रहा नहीं, मैंने बताया, तो बहुत ज्यादा रीजनल पार्टी का कहीं कोई कंसेप्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ज्यादातर बाहरी और राष्ट्रीय पार्टियों का है। और यहाँ पर भी एक लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही। यहाँ पर भी एक लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही। फिर 2019 में चुनाव होता है और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर
बीजेपी उछाल मारती, और आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी उछाल मारती है का मतलब हुआ कि बीजेपी को पिछले चुनाव में 2019 के पहले 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं था, या एक या दो था, हो सकता है मैं एक दो मिस कर रहा हूं, एक भी सीट नहीं था। लेकिन 2019 के चुनाव में, ये 2014 है, 0, और 2019 में 42, 60 विधानसभा की सीट में 42 सीट लेकर के ये चुनाव जीतती है। और इस चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? प्रेमा खांडू। एट प्रेजेंट 2019 से बीजेपी के प्रेमा खांडू यहां के मुख्यमंत्री, ठीक है, बीजेपी के प्रेमा खांडू यहां के मुख्यमंत्री है। अब इस प्रेमा खांडू की कहानी हम कहें या देखें या सुने, अब आपको आश्चर्य होगा कि 2014 में आईएनसी के पास 41 सीट था। यहां पर अगर हम देखें, ये ऐसे गोला में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ये 0 था, आईएनसी के पास 41 सीट था, और ये यहां पर घट करके मेरे ख्याल से 8 या 11 के आसपास हो गया है। सोचो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतना बड़ा डाउनफॉल और बीजेपी का इस तरह से उछाल, आश्चर्यजनक है। इसके बाद यहां पर चुनाव लड़ने वाली और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कुछ और जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोनराड संगमा की एनपीपी, पीए संगमा के पुत्र की एनपीपी, पीए संगमा वाली पुरानी जो शरद पवार वाली पार्टी बनी थी वो भी थी एनसीपी, नेशनलिस्ट काउंसिल पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये भी बनी हुई है। हालांकि ये बहुत ज्यादा चुनाव में सीट नहीं प्राप्त करी, तो ये बिल्कुल नगण्य हो चुकी है, बट एनसीपी भी चुनाव वहां लड़ती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक्टिव है। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड भी है, जो अलायंस के रूप में वहां विद्यमान रहा है, और एक है पीपीए। अब पीपीए की कहानी आप समझ लो, पीपीए को भी 4 या 5 सीट मिला हुआ, एनपीपी को भी 5 सीट मिला हुआ, पीपीए को मेरे ख्याल से 4 सीट मिला है, एनपीपी को 5 या 6 सीट मिला हुआ, कांग्रेस पार्टी को वही 7-8 सीट मिला हुआ है, 6-7 सीट, बीजेपी को 42 सीट इस बार के चुनाव में मिला। अब यहां एक कहानी है कि आखिर बीजेपी को 42 सीट कैसे मिल गया। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि ये है कि उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, मैंने क्या कहा, 2014 में कांग्रेस पार्टी को 41 सीट मिला हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रेमा खांडू। यही प्रेमा खांडू, यानी प्रेमा खांडू के पिताजी एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और वहां नेतृत्व देते रहे हैं। इसके बाद प्रेमा खांडू वहां पर उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने में आगे रहे। प्रेमा खांडू यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, और किरण रिजिजू नाम आपने सुना होगा, बीजेपी के नेता रहे हैं किरण रिजिजू, यंग नेता रहे हैं किरण रिजिजू, रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं किरण रिजिजू अभी पता नहीं कौन मंत्री है, जो भी है, बट ये अरुणाचल प्रदेश के नेता है। इनके साथ भी इनके संपर्क रहे, और इन लोगों का एक प्रभाव रहा कि प्रेमा खांडू जो है वो पहले आईएनसी को छोड़े और पीपीए बना दिए। ध्यान दो, आईएनसी को छोड़े कैसे, 41 विधायक थे, उसमें से 38-40 विधायक को लेकर के सीधे एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, यानी कांग्रेस पूरी तरह खत्म। और जब पीपीए बना दिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनसे के साथ बातचीत करी, और बातचीत करी तो फिर पीपीए से भी 35-36 विधायकों को लेकर, और प्रेमा खांडू महोदय चले गए कहां पर? भाजपा में, और भाजपा में गए। 2019 में चुनाव हुआ, प्रेमा खांडू सब विधायक को लेकर के ही भाजपा में गए थे, कहीं कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और बीजेपी को यहां पर क्या करना पड़ता? बीजेपी को यहां पर पीपीए के साथ अलायंस करना पड़ता, और चूंकि यहां पर ऐसा कोई पीपीए प्रभावी पार्टी नहीं था, कोई इनका वोट बैंक, कोई एथनिक ग्रुप इनका वोट बैंक नहीं था। अगर नागा पीपुल्स फ्रंट की बात करते हो नागालैंड में, तो नागा कम्युनिटी उसका एक मेजर वोट बैंक है। मिजो नेशनल फ्रंट की बात करते हो मिजोरम में, तो मिजो कम्युनिटी एथनिक ग्रुप उसका एक मेजर वोट बैंक है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह के लोगों से अलायंस करने से क्या फायदा? बीजेपी ने वहां पर अपने को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, और अपने को एस्टेब्लिश अचानक किसी राज्य में चुनाव में करने के लिए जरूरी था कुछ ना कुछ खेल करना। ममता बनर्जी के शब्दों में यहां पर खेल हुआ, और प्रेमा खांडू पीपीए से टोटली छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और फिर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 42 सीट मिला। अचानक सोचो, 0 से छलांग लगा करके 42 सीट मिला। तो अब इस 42 के छलांग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और 42 सीट प्राप्त हुआ, और बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, और फिर से प्रेमा खांडू यहाँ मुख्यमंत्री। ये है यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो। ठीक है, अब हम अगला उग्रवादी संगठन की बात करने वाले हैं। और जब हम उग्रवादी संगठन की बात करते हैं, तो 3 संगठन यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये तीनों संगठन जो अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करते हैं, ये तीनों ही संगठन बाहरी है। उल्फा असम का संगठन है, एनडीएफबी बोडो क्षेत्र का असम का संगठन है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये सातमुईवा गुट, कपलांग गुट, ये नागालैंड का संगठन है। और इसी का एक नया संगठन बना है जो मैंने आपको बताया था, जो तिरप और चांगलांग जिले को मिलाकर के और नागालैंड के कुछ जिलों को मिलाकर के, जो नागा की जो 6 जनजातीय समूह का एक समुदाय बना, समूह बना, वो अपने भी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा नागालैंड में मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये 3 संगठन है, और तीनों बाहर के। कुछ लोगों का कहना है
कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कोई एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं। वो लोग पैसा देते हैं इन संगठनों को कि थोड़ा बहुत बम हमारे यहां भी फोड़ दो, ताकि हम भी एक इस तरह के राज्य के रूप में, अशांत क्षेत्र के रूप में बने रहे, और ढेर सारा जो फंड आता है ऐसे राज्यों को, ये फंड हमें भी प्राप्त होता रहे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये अलग बात है, लेकिन एक कहानी, एक पिक्चर दर्शाता है, दिखाता है आप लोगों को, हम लोगों को, कि वहां पर उग्रवाद बहुत ज्यादा नहीं है। उल्फा थोड़ा बहुत गतिविधियां, खास करके जो माइनिंग का जो क्षेत्र है, वहां पर जंगलों की कटाई का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का जो असम से सटा हुआ इलाका है, वहां अवैध माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा होती है, और यहां पर कहीं ना कहीं धन के चक्कर में उल्फा के लोग, एनडीएफबी के लोग और एनएससीएन के लोग आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे पर गोलीबारी करते रहते हैं। इस तरह का उग्रवाद या उग्रवादी गतिविधियां कुछ दिखाई देती है। और अगर वहां के राज्य में अगर है तो ये दो जिला, चांगलांग और तिरप, ये दो जिला है, हमने दिखाया था चांगलांग और तिरप को। यहाँ पर नेशनली सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का जो गुट है वो वहां पर सक्रिय है, जो एक अलग राज्य की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन कर रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भी आपसपा लगा है, लेकिन वो केवल वहीं के कुछ पुलिस स्टेशन में लगा है, तिरप और चांगलांग जिले के पुलिस स्टेशन में। बाकी अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का आपसपा या आसान क्षेत्र घोषित करके आपसपा लगाना, सेना के हवाले करना, इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम समस्या की बात करें तो कुछ अलग तरह का समस्या है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा। अरुणाचल प्रदेश पर, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चाइना दावा करता है, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चाइना दावा करता है। जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो लगभग अरुणाचल के बहुत बड़े हिस्से में चीन की सेनाएं आ गई थी, कब्जा कर ली थी, लेकिन फिर स्वतः वो पीछे चली गई। लेकिन दावा उन्होंने जारी रखा कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और चाइना ने तो 2008 में एक नई घटना को अंजाम दिया। वो नई घटना क्या थी? स्टेपल वीजा। अगर हम इसको व्यवहारिक शब्दों में कहें तो चाइना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के सब भाई बहन चीनी भाई बहन है, आपके लिए वीजा की क्या जरूरत है? आपको यदि चीन में आना है तो आपके लिए वीजा की जरूरत नहीं है, बस एक कागज छोटा सा लेके चले आइए, नो वीजा, इसको स्टेपल वीजा। अब ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में देखेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यह कह करके आप बहुत मजबूती के साथ अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावा को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो अंतरराष्ट्रीय लोगों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच। भारत सरकार ने बार बार चाइना से कहा कि स्टेपल वीजा को खत्म किया जाए, इस तरह की चीजों को बंद कीजिए, गलत है, लेकिन चाइना ने नहीं माना और स्टेपल वीजा को जारी रखा। और हाल के दिनों में भारत चीन के जो संबंध बिगड़े, इन संबंधों के संदर्भ में भी अगर आप देखते हैं तो ये एक सीमा सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़ा हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ। हाल के दिनों में जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बदलाव आया, एक दौर हुआ करता था जब भारत रसिया के नजदीक हुआ करता था, यूएसएसआर के नजदीक हुआ करता था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रूस की आइडियोलॉजी थी, चाइना की आइडियोलॉजी भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी भारत के साथ होती थी। नेहरू जी का जो सोशलिज्म था, नेहरू सोशलिज्म जो था, हमने भले मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था आजादी के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झुकाव जो था वो सोशलिज्म की तरफ था। नेहरू जी का झुकाव सोशलिज्म की तरफ था, और ये कहीं ना कहीं वैचारिक झुकाव भी नेहरू जी के या भारत को रूस के नजदीक लेके चला आता था। इसलिए भारत रूस के संबंध मजबूत थे, इसलिए चाइना के साथ संबंध भी मजबूत हुआ करते थे। भारत चीन भाई भाई की बात की जाती थी, लेकिन तिब्बत वाले मुद्दे पर भारत चीन संबंधों में खटास आता। उस समय भारत और अमेरिका के बीच में संबंध खराब थे, अमेरिका भारत को अपना नहीं समझता था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बेस बनाया था इस क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए, बाकी देशों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि उस समय शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में था। बट अंतरराष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदल चुका है, और अब हम अमेरिका के नजदीक चले गए। चाइना के साथ हमारी दुश्मनी हो गई है तिब्बत के मुद्दे को लेकर, तिब्बत के मुद्दे को लेकर के जो युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जो बाद में जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बदला, वो हमारे और चीन के बीच दूरी को बढ़ा दिया है। पॉइंट नंबर 1, हमारे और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच दूरी को कम कर दिया है, एक दूसरे के नजदीक आए। इसका रिजल्ट हुआ है कि चाइना और रूस पहले से ही नजदीक थे, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के नजदीक आए हैं, और पाकिस्तान और रूस भी एक दूसरे के नजदीक आते प्रतीत होते हैं समय समय पर। ये बदलाव आया। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण घटना है, चाइना का भारत के चारों तरफ अपने फैलाव को दर्शाने का। इस तरीके से चाइना ने म्यांमार में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया। पिछले क्लास में मैंने कहा था, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में, पाकिस्तान में। इसलिए यदि हम अपने सीमा सुरक्षा चुनौती की बात करते हैं तो चाइना के साथ हमारी सीमा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है, भारत सरकार के लिए, भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश को जब हम नजर डालते हैं तो ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात अगर हम करते हैं तो एथनिसिटी वाली बात है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है, इंसर्जेंसी वाली बात है, लेकिन उसके साथ साथ सीमा सुरक्षा जो चाइना के साथ जो कहानी है, उस कहानी की भी समझ हमको रखनी चाहिए। ये है यहाँ का परिदृश्य। अब हम क्रमशः घटनाक्रम के हिसाब से, इसमें बहुत ज्यादा घटनाक्रम नहीं है, लेकिन क्रमशः हम घटनाक्रम के हिसाब से चीजों को देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि 1972 को अरुणाचल प्रदेश को, नेपा वाली कहानी में बता चुका हूं कैसे नेपा था। फिर नेपा से अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया 1972 में। फिर 1986 में, 87 में अरुणाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कहीं कोई इंसर्जेंसी नहीं है। तो पहला लाइन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश का लगभग सब
का इस्तेमाल मैंने कर दिया और बता दिया कि क्यों किया, थोड़ा बहुत है नीचे। कोई स्वदेशी उग्रवादी संगठन नहीं है, ठीक है। तिरप और चांगलांग जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और एनडीएफ के उग्रवादियों का प्रभाव और छिटपुट गतिविधियां जारी है। और फिर से तिरप चांगलांग में जो एक अलग राज्य के लिए नया संगठन बना है, फलतः तिरप और चांगलांग तथा असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र को, तिरप चांगलांग और असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र को आसाम क्षेत्र घोषित करके यहां पर आपसपा को लागू किया गया है। यहीं पर थोड़ा बहुत उग्रवादी गतिविधियां दिखाई देती है। और एक नया 2015 में जो घटना उभर कर सामने आया, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं नागालैंड पढ़ाते समय, कि ईस्टर्न एक नवीन संगठन ईस्टर्न नागा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO का गठन किया गया। एक नागा एथनिक ग्रुप का सब एथनिक ग्रुप, मैंने बताया भी था, अनमी नागा, सेवा नागा, रिंगमा नागा, कोन्याक नागा, कई ग्रुप है। तो उसी का एक सब ग्रुप है जो अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग में रहते हैं, और नागालैंड के जो उत्तरी नागालैंड है अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ, उसके लगभग 6 जिले में रहते हैं। तो ये संगठन उन सब एथनिक ग्रुप के द्वारा बनाया गया जो कहता है, जिसकी मांग है कि नागालैंड के 6 जिले और जो अरुणाचल प्रदेश का जो 2 जिला है उनको मिलाकर के एक अलग राज्य बनाया जाए। ये 6 नागा जनजातियों का एक समूह है ENPO। इनके द्वारा उत्तर नागालैंड के 4 जिले और अरुणाचल प्रदेश के 2 जिले तिरप और चांगलांग को मिलाकर के एक विशेष राज्य का दर्जा, ये अलग देश की मांग को लेकर के ध्यान रखना, आंदोलन नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा, फ्रंटियर नागालैंड राज्य की मांग को लेकर के प्रारंभ किया गया और ये मांग आज भी जारी है। तो ये एक तरह से कहो तो पृथक राज्य की मांग को लेकर के जन आंदोलन वहां पर शुरू हुआ है। इसके अलावा कोई यहाँ इंसर्जेंसी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ की कहानी भी लगभग बता दी है। आपके स्क्रीन पर है चकमा एंड हजोंग, आपके स्क्रीन पर है चकमा एंड हजोंग। चकमा समस्या की चर्चा अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, चकमा प्रॉब्लम, चकमा शरणार्थी, तो आज इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। और ये पूरी नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, केवल अरुणाचल की नहीं। अरुणाचल मेजर है क्योंकि सबसे ज्यादा चकमा की आबादी अरुणाचल में, ठीक है। और जो घटना है वो अरुणाचल से ही ज्यादातर जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके बारे में हम अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एक अलग से टॉपिक, जैसे ब्रू प्रॉब्लम हमने वहां बनाया था, उस तरह से चकमा एंड हजोंग के बारे में हम यहाँ एक टॉपिक बनाकर देख लेते हैं। चकमा एक एथनिक ग्रुप है और हजोंग भी एक एथनिक ग्रुप है। चकमा बौद्ध धर्म के अनुयायी है और हजोंग भी हिंदू धर्म के अनुयायी है। ध्यान से सुनते जाओ, चकमा बौद्ध धर्म के अनुयायी है और हजोंग हिंदू धर्म के अनुयायी। चकमा और हजोंग दोनों बांग्लादेश का जो नागालैंड के नीचे वाला भाग, वहां बहुतायत मात्रा में निवास करते हैं। इसके अलावा थोड़ा म्यांमार में भी है, मिजोरम में भी है। चकमा के बारे में अगर हम कहें तो म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है, मिजोरम में है। मिजोरम में एक प्रॉपर इनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, हम लोगों ने देखा था। थोड़ा असम के थोड़ा बहुत क्षेत्रों में भी है और एक मेजर पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में रहती है। वो रहती नहीं है, बसाती गई रहती है। में नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में थोड़ा थोड़ा पहले से रहते थे, बसा दी गई मतलब शरणार्थी के रूप में। तो ध्यान दो, इंडिया में 2 टाइप ऑफ चकमास, एक वो जो भारतीय नागरिक है, भारत में पहले से चकमा कम्युनिटी के रूप में, एथनिक ग्रुप के रूप में निवास करते हैं, और ये दूसरा वो जो 1964-65 के आसपास, 1964 के आसपास बांग्लादेश से भागकर आए। ये हो गए शरणार्थी, ये हो गए चकमा शरणार्थी। तो चकमा भारतीय और चकमा शरणार्थी कंसेप्ट को क्लियर करो। चकमा को 2 भागों में बांटो। वो चकमा जो पहले से इंडिया के, भारत के नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों में रहता आया, ये पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, चकमा इंडियन। और एक वो है जो 1964-65 में बांग्लादेश में, नागालैंड के नीचे वाले बांग्लादेश में एक बांध बन रहा था, एक डैम बन रहा था, और उस बांध निर्माण में इन शरणार्थियों को पूरी तरह से, चकमा कम्युनिटी वहां रहती थी और इनको पूरी तरह से विस्थापित कर दिया गया। इनके पुनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। कहा जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनका इस्लामिक नहीं होना, इस्लाम धर्म के मानने वाला नहीं होना। एक अलग धर्म के लोग थे बांग्लादेश पर, उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और पूर्वी पाकिस्तान को ही जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उपेक्षित रखा था, तो फिर बौद्ध और हिंदू की उपेक्षा स्वाभाविक थी, इसलिए इनकी कोई समुचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई थी। और वहीं पर हजोंग भी रहते थे। हजोंग भी एक एथनिक ग्रुप है। हजोंग भी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, हजोंग मेघालय में भी है, मैंने कहा था, हजोंग मेघालय में भी है, असम में भी। हजोंग भी 2 भागों में बांट के आप समझ सकते हो, भारतीय हजोंग और शरणार्थी हजोंग। भारतीय हजोंग जो है वो भारत का एक एथनिक ग्रुप है, इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है और हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। चकमा और हजोंग दोनों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जो भारतीय है, भारतीय नागरिक है, लेकिन शरणार्थी के रूप में चकमा और हजोंग जो है वो एक अलग कम्युनिटी। और जब डैम बना, विस्थापन हुआ, तो बौद्ध और हिंदू होने के कारण इनका पुनर्वास समुचित रूप से नहीं हो पाया, चाहे जिस कारण से भी कहा जाता है। और दूसरा, वहां धार्मिक उत्पीड़न भी इनके साथ होता रहा। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान में हिंदू है उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के रूप में रहने के कारण। तो विस्थापन और धार्मिक उत्पीड़न दोनों कारण है, और इन्हीं दोनों कारणों के कारण इन दोनों लोगों को भारत में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा, और एक अच्छी खासी मात्रा में चकमा और हजोंग शरणार्थी भारत में आ गए, खास करके विस्थापन के समय में ज्यादा मात्रा में आए। मैंने पीछे ही मिजोरम पढ़ाते समय बताया था कि लुसाई पर्वत के रास्ते आए थे, तो सारे लोग लुसाई में ही रखे बसे हुए हैं, रहे हुए।
भारत सरकार ने क्या किया कि इनको नेपा में बसा दिया। दैट टाइम अरुणाचल प्रदेश इसको नेपा, मैं बता चुका हूं, अरुणाचल प्रदेश नेपा है उस समय के लिए, याद है। नेपा में बसा दिया गया इन लोगों को, शरणार्थी के रूप में बसा दिया गया। भारत शरणार्थियों के लिए एक शरण स्थली रहा। बाद में अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना और 87 में एक राज्य बना। लेकिन वहां पर चकमा और हजोंग शरणार्थी के रूप में ही रह रहे थे। उनकी आबादी बढ़ गई थी, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई थी। बहुत सारे अधिकारों से वो वंचित थे बेचारे, बहुत सारी सुविधाओं। और उस बांध निर्माण में इन शरणार्थियों को पूरी तरह से चकमा कम्युनिटी वहां रहती थी और इनको पूरी तरह से विस्थापित कर दिया गया। इनके पुनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। कहा जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनका इस्लामिक नहीं होना, इस्लाम धर्म के मानने वाला नहीं होना। एक अलग धर्म के लोग थे। बांग्लादेश पर उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान को ही जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उपेक्षित रखा था तो फिर बौद्ध और हिंदू की उपेक्षा स्वाभाविक थी। इसलिए इनकी कोई समुचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई थी। और वहीं पर हजोंग भी रहते थे। हजोंग भी एक एथनिक ग्रुप है। हजोंग भी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, हजोंग मेघालय में भी है, मैंने कहा था, हजोंग मेघालय में भी है, असम में भी। हजोंग भी दो भागों में बांट के आप समझ सकते हो, भारतीय हजोंग और शरणार्थी हजोंग। भारतीय हजोंग जो है वो भारत का एक एथनिक ग्रुप है। इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है और हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। चकमा और हजोंग दोनों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जो भारतीय है, भारतीय नागरिक है। लेकिन शरणार्थी के रूप में चकमा और हजोंग जो है वो एक अलग कम्युनिटी। और जब टाइम बना, विस्थापन हुआ, तो बौद्ध और हिंदू होने के कारण इनका पुनर्वास समुचित रूप से नहीं पाया, चाहे जिस कारण से भी कहा जाता है। और दूसरा, वहां धार्मिक उत्पीड़न भी इनके साथ होता है। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान में हिंदू है उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के रूप में रहने के कारण। तो विस्थापन और धार्मिक उत्पीड़न दोनों कारण है और इन्हीं दोनों कारणों के कारण इन दोनों लोगों को भारत में शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा। और एक अच्छी खासी मात्रा में चकमा और हजोंग शरणार्थी भारत में आ गए, खास करके विस्थापन के समय में ज्यादा मात्रा में आए। मैंने पीछे ही मिजोरम पढ़ाते समय बताया था कि लुसाई पर्वत के रास्ते आए थे, तो सारे लोग लुसाई में ही रखे बसे हुए रहे हुए। भारत सरकार ने क्या किया कि इनको नेपा में बसा दिया। दैट टाइम अरुणाचल प्रदेश इसको नेपा, मैं बता चुका हूं, अरुणाचल प्रदेश नेपा है उस समय के लिए, याद है। नेपा में बसा दिया गया इन लोगों को, शरणार्थी के रूप में बसा दिया गया। भारत शरणार्थियों के लिए एक शरण स्थली रहा। बाद में अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना और 87 में एक राज्य बना। लेकिन वहां पर चकमा और हजोंग शरणार्थी के रूप में ही रह रहे थे। उनकी आबादी बढ़ गई थी, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। बहुत सारे अधिकारों से वो वंचित थे बेचारे, बहुत सारी सुविधाओं से वंचित थे बेचारे, कहीं ना कहीं। और ध्यान देना, चकमा शरणार्थी केवल वही नहीं, थोड़ा बहुत मिजोरम में भी बसाए गए, मिजोरम में भी रहे। इन चकमा शरणार्थियों की समस्या एक लंबे समय से चर्चा में रही। इन्होंने भी अपना संगठन बनाया, इन्होंने अपना स्टूडेंट यूनियन बनाया। उधर अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन AASU, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन भी वहां के चकमा शरणार्थी जो बसाए गए हैं उनको लेकर के जन आंदोलन को शुरुआत की कि भाई ये लोग आकर के हमारे विकास का लाभ खा जा रहे हैं, इनको बाहर से भगाया जाए। इनर लाइन परमिट का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ है, जो प्रोविजन है उसके खिलाफ है, इनको यहाँ क्यों बसाया गया। परंतु शरणार्थी शिविर में थे तो उतनी ज्यादा समस्याएं नहीं थी, पर कहीं ना कहीं वहां के लोगों में इनको भगाने के लिए एक मूवमेंट, एक असंतोष, एक विरोध दिखाई देता। तो और चकमा भी अब अपने को कुछ संगठन के रूप में बना लिया। जो चकमा को पढ़ने का मौका मिला तो चकमा स्टूडेंट यूनियन इन लोगों ने बना लिया। और इन लोगों ने भी अपने चकमा कम्युनिटी के लोगों के लिए एक प्रॉपर अधिकारों को प्रदान करने के लिए समय समय पर सरकार से मांग करते रहे। कोई रेडिकलिज्म नहीं रहा, कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं रहा, कोई हिंसक आंदोलन इन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन सरकार से आग्रह करते रहे, निवेदन करते रहे। इसलिए चकमा कम्युनिटी के लोगों पर एक सहानुभूतिपूर्ण नजरिया भारत सरकार का रहा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया, इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि चकमा को और हजोंग को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। रिजल्ट 2017 में भारत सरकार ने इनको नागरिकता देने का निर्णय लिया। लेकिन फिर अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं दोनों को न्यूट्रलाइज करना था। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि इनको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन सीमित नागरिकता दिया जाएगा, यानी कुछ अधिकार इनके कम रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों की तुलना में, भारत के मूल निवासियों की तुलना में। हो गया कि अब भारत सरकार डिसाइड कर चुकी है कि अब इनको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन सिनेरियो है कि अभी तक इनको नागरिकता नहीं मिल पाई है, यानी अभी तक वो सारे अधिकार इनको प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी हमारे राजनाथ सिंह ने 13 राज्यों के 7 राज्यों के 13 जिलों में रहने वाले कुछ लोगों को, वे लोग जो अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं और बांग्लादेश से आए हैं, नॉन मुस्लिम, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, इन लोगों से आवेदन मांगा है कि आप लोग आवेदन दीजिए कि आपको भारत की नागरिकता चाहिए, भारत में रहना चाहते हैं। टेस्ट आपको याद होगा CAA के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी, डिटेल आप पहले से पढ़े होंगे। CAA में प्रोविजन किया गया है कि ऐसे अगर लोग भारत में आए हैं, उत्पीड़न से आए हैं, तो उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्ण नजर विचार किया जाएगा, वो शरणार्थी है और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिसके कारण CAA का विरोध हो रहा था। तो CAA के तहत जब इनको नागरिकता के लिए आवेदन मांगा गया है, अभी इसी साल की घटना है, पिछले साल की, तो इन लोगों ने इस साल की, मेरे ख्याल से जून 2021 की बात है, जून 2021 की बात है, तो चकमा हजोंग ने भी सरकार से आग्रह किया कि भाई आप हमें नागरिकता नहीं अभी तक दे पाए हैं, आप इस कानून के तहत हमें भी नागरिकता दे दीजिए।
और ध्यान रखना, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि इनको नागरिकता दी जाए और सीएए का प्रोविजन बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे से मैच करता है, कंट्राडिक्टरी नहीं है। ये है चकमा और हजोंग का मुद्दा। एक नजर हम लोग डाल लेते हैं इस पर। ये एरिया है चकमा का, खास करके मिजोरम के नीचे जो चिटगोंग हिल ट्रैक्स है, यहाँ ये चिटगोंग हिल ट्रैक्स है, ध्यान से देखो, ये चिटगोंग की पहाड़ियां कही जाती है, ऐसे अंग्रेजी में चिटगोंग लिखा जाता है। ये चिटगोंग की पहाड़ियों से माइग्रेट किए लुसाई हिल के रास्ते और मिजोरम पहुंचे, और सरकार ने देखा, उस समय मिजोरम राज्य का गठन नहीं हुआ था, लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट की एक्टिविटी चल रही थी, मिजो नेशनल फ्रंट की एक्टिविटी चल रही थी। और उसी पीरियड में जब 66 में मिजो को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, वही पीरियड था, सरकार को लगा यहाँ पर एक अलग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जंग न ले, इसलिए यहाँ से सरकार ने इनको उठाया और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में, ध्यान से देखो, लोहित में, सुबनसिरी में और तिरप में, 3 जिलों में शरणार्थी के रूप में इनको यहाँ पर बसा दिया। 1972 में सरकार ने इनको नागरिकता देने की बात करी और हुआ कि इनको नागरिकता दिया जाना चाहिए। 1972 में नेपा वहां अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 72 में और 87 में राज्य बन गया। ये कहानी थी। अभी आ जाते हैं चकमा, बांग्लादेश के चिटगोंग हिल ट्रैक्स पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप था, एथनिक ग्रुप है। इसके बाद मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों, त्रिपुरा, असम, मिजोरम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी इनका निवास रहा है, और भारत में इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जो यहाँ के भारतीय शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। चकमा बौद्ध धर्म के अनुयायी। हजोंग भी बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र का एक प्रमुख समुदाय है, जो पश्चिम बंगाल और मेघालय, पश्चिम बंगाल में भी है, और उत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट के भी राज्यों में, मुख्यतः मेघालय में, हजोंग मेघालय में भी रहते हैं, मेघालय में भी मुख्यतः इनका निवास है। हजोंग मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी है और इनको भी भारत में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है, मिला हुआ। 1964 में बांग्लादेश में काप्ताई डैम का निर्माण और धार्मिक उत्पीड़न के कारण, मैं चर्चा कर चुका हूं, बांग्लादेश में जो काप्ताई डैम बन रहा था और वहां जो धार्मिक उत्पीड़न बौद्ध और हिंदू होने के कारण हुआ, इन सब चीजों के कारण, मिक्सअप अगर कारण को देखो तो ये सभी कारणों से इनको अंततः भारत भागने के लिए विवश होना पड़ा, और चकमा और हजोंग की एक बड़ी जनसंख्या का मिजोरम के लुसाई पर्वत के रास्ते भारत में प्रवेश होता है, और भारत सरकार इनको अरुणाचल प्रदेश में शरण प्रदान करती है। आपसू के नेतृत्व में, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में, अरुणाचल में इनके बसाने के विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। वो चाहते हैं कि भाई इनको यहाँ से बनाया जाए। चकमा और हजोंग शरणार्थियों को इन क्षेत्रों में बसाने का विरोध और आंदोलन को शुरू किया जाता है। इधर बहुत से लोग चकमा के पक्ष में और हजोंग के पक्ष में इनको नागरिकता देने, इनको अधिकार देने की भी वकालत सरकार से करते रहे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चकमा और हजोंग शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का आदेश दिया जाता है, और फाइनली सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा चकमा और हजोंग को सीमित नागरिकता देने का निर्णय लिया जाता है। पूरी तरह से भारत के समकक्ष नहीं, भारतीय के समकक्ष नहीं, पर सीमित नागरिकता इनको दिया जाए और इनको यहाँ पर एकोमोडेट किया जाए। जून 2021 में चकमा और हजोंग शरणार्थियों को अभी तक नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाई है। जो अपडेट्स है, इनके द्वारा सीएए के तहत भारत सरकार से नागरिकता देने की मांग की जा रही है। ये है आपके चकमा और हजोंग की कहानी। अरुणाचल प्रदेश का तस्वीर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर जब हम नॉर्थ ईस्ट घूम रहे थे तो थोड़ा सा नजर हमने आपका अरुणाचल प्रदेश में भी डलवाया। कहीं आपको लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश हम नहीं घूम पाए, उनके बारे में, वहां के बारे में नहीं जानते, तो ऑलमोस्ट यही है नॉर्थ ईस्ट की जुड़ी हुई समस्याएं या नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब यहाँ पर कुछ बातें जो दिख रही है, जो हम लोगों ने देखा, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की इंसर्जेंसी या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई देता है, प्रजातीय भिन्नता। अगर हम ओवरऑल इन सब चीजों की बात करें, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो जैविकीय विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, नाटे नाटे चपटे चपटे, वो अलग तरह के, वो बाकी भारत के लोगों से मैच नहीं करते। कहीं ना कहीं यह भी उनके मन में भारत से अपने को अलग थलग समझने के लिए विवश करता है, या एक कारण के रूप में क्रियाशील रहा है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं रही है, नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण, आदिवासी जनजाति होने के कारण पिछड़ापन और गरीबी भी एक समस्या के रूप में विद्यमान रही है। तीसरा अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों की भूमिका भी इसमें रही। मैंने पहले भी बताया कि कैसे नागा एकॉर्ड जब होता है शिलोंग में, नागा समझौता जब होता है, शिलोंग एकॉर्ड जिसको हम करते हैं, तो कैसे वहां के कुछ लोग असंतुष्ट होकर के तिब्बत गए और वहां से प्रशिक्षण वगैरह लेकर के 1980 में इंडिया में आए, इसाक हो, मिलवा हो, कपलांग हो, और यहाँ पर आकर के उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल का गठन किया और इंसर्जेंसी को शुरू किया। सोशलिस्ट काउंसिल, समाजवादी विचारधारा को लेकर के भी साथ में। उसी तरह से अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं तो कई जगहों पर चाइना जो है इनको समर्थन करता हुआ दिखाई देता है, तो इनकी भी गतिविधियां रही है। इनके पास जो हथियार दिखाई देते हैं, इनमें भी पाकिस्तान और चाइना की भूमिका है। अगर हम अंगमी जाकू फीजो की बात करें या फिर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो वहां के भी जो हेड या मुखिया रहे हैं, जब तक तो भी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, वहां पर इनका कैंप होता था और यहाँ से उन क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों को संचालित किया। और कई जगहों पर तथ्य सामने आए हैं कि इन देशों ने इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समर्थन दिया। कुछ लोगों ने प्रत्यक्षता तो कुछ लोगों ने परोक्षता। तो यहाँ पर इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा कारण विदेशी शक्तियों की भूमिका भी रही। इसके अलावा बाहरी लोगों का इनके क्षेत्र में प्रवेश, इनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ये सारे कारणों को लेकर के हम कह सकते हैं कि ओवरऑल चारों तरफ जो इंसर्जेंसी है, ये बहुत बड़ा कारण रहा है।
इसके संदर्भ में हम एक और बात कर सकते हैं, एथनिसिटी। हम पूरी दुनिया में एथनिसिटी को देख रहे हैं। कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म दिया और लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए अपने एथनिक सेंटर की तरफ पोलराइज हुए। धीरे धीरे एथनिसिटी बढ़ती गई और ढेर सारे एथनिक ग्रुप उभर कर सामने आए और फिर अन्य तरह के हितों के टकराव को लेकर के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ। ये केवल इंडिया में नहीं, एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो इंडिया में भी दिखाई देता है। तो वैश्वीकरण और पहचान का संकट भी कहीं न कहीं एक परोक्ष कारण के रूप में इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है। स्वार्थी राजनीतिक दलों की भूमिका भी होती है, जो कहीं न कहीं अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस तरह के मुद्दे को भड़काते रहते हैं। तो कई ऐसे कारण रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की समस्याओं के उद्भव में जिम्मेदार है। एक बात और हम लोगों ने इन कारणों को, एक बार हमने ब्रीफ कर दिया इन कारणों को, एक बात और भी हम लोगों ने गौर किया। नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके दिमाग में है, नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर अलग अलग राज्यों का मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। वहाँ की क्या क्या इकोनॉमी है, क्या क्या ज्योग्राफी है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। वहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम की बात करें, कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो जैविकीय विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, नाटे नाटे चपटे चपटे, वो अलग तरह के, वो अलग तरह के, वो बाकी भारत के लोगों से मैच नहीं करते। कहीं न कहीं यह भी उनके मन में भारत से अपने को अलग अलग समझने के लिए विवश करता है या एक कारण के रूप में क्रियाशील रहा है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं रही है नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण, आदिवासी जनजाति होने के कारण पिछड़ापन और गरीबी भी एक समस्या के रूप में विद्यमान रही है। तीसरा अगर हम कहें तो कहीं न कहीं विदेशी शक्तियों की भूमिका भी इसमें रही। मैंने पहले भी बताया कि कैसे नागा एकॉर्ड जब होता है शिलोंग में, नागा समझौता जब होता है शिलोंग एकॉर्ड जिसको हम करते हैं, तो कैसे वहां के कुछ लोग असंतुष्ट होकर के तिब्बत गए और वहां से प्रशिक्षण वगैरह लेकर के 1980 में इंडिया में आए। इसाक हो, मैवा हो, कपलांग हो, और यहाँ पर आकर के उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया और इंसर्जेंसी को शुरू किया। सोशलिस्ट काउंसिल समाजवादी विचारधारा को लेकर के भी साथ में। उसी तरह से अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं तो कई जगहों पर चाइना जो है इनको समर्थन करता हुआ दिखाई देता है, तो इनकी भी गतिविधियां रही है। इनके पास जो हथियार दिखाई देते हैं इनमें भी पाकिस्तान और चाइना की भूमिका रही। अगर हम अंगमी जापू फीजो की बात करें या फिर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां के भी जो एरिया मुखिया रहे हैं, जब तक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, वहां पर इनका कैंप होता था और यहां से उन क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करते रहे हैं। और कई जगहों पर ये तथ्य सामने आए हैं कि इन देशों ने इनको कहीं न कहीं किसी न किसी समर्थन दिया। कुछ लोगों ने प्रत्यक्षता तो कुछ लोगों ने परोक्षता। तो यहाँ पर इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा कारण विदेशी शक्तियों की भूमिका भी रही। इसके अलावा बाहरी लोगों का इनके क्षेत्र में प्रवेश, इनका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, ये सारी कारणों को लेकर के हम कह सकते हैं कि ओवरऑल चारों तरफ जो इंसर्जेंसी है एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके संदर्भ में हम एक और बात कर सकते हैं, एथनिसिटी। हम पूरी दुनिया में एथनिसिटी को देख रहे हैं। कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म दिया और लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए अपने एथनिक सेंटर की तरफ पोलराइज हुए। धीरे धीरे एथनिसिटी बढ़ती गई और ढेर सारे एथनिक ग्रुप उभर कर सामने आए और फिर अन्य तरह के हितों के टकराव को लेकर के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ। ये केवल इंडिया में नहीं, एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो इंडिया में भी दिखाई देता है। तो वैश्वीकरण और पहचान का संकट भी कहीं न कहीं एक परोक्ष कारण के रूप में इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है। स्वार्थी राजनीतिक दलों की भूमिका भी होती है, जो कहीं न कहीं अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस तरह के मुद्दे को भड़काते रहते हैं। तो कई ऐसे कारण रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की समस्याओं के उद्भव में जिम्मेदार रहे। एक बात और हम लोगों ने तो इन कारणों को, एक बार हमने ब्रीफ कर दिया इन कारणों को, एक बात और भी हम लोगों ने गौर किया। नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके दिमाग में है, नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर अलग अलग राज्यों का मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। वहाँ की क्या क्या इकोनॉमी है, क्या क्या ज्योग्राफी है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। वहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी हमको दिखा दिया। उसके केंद्र में रख करके क्या क्या पॉलिटिकल फिनोमेना हो रहा है, ये भी हम लोगों ने देखा। और फिर उसी को लेकर के कैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ या सेपरेटिज्म की घटनाएं घटी या हम कहें तो उग्रवाद वहां जन्म लिया है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। हाल के वर्षों में अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब चीज दिखाई देता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही। अगर हम 7 राज्यों में देखेंगे तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, जो पिछले 5 साल पहले बीजेपी की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ चाहे किसी भी तरीके से, मणिपुर में बीजेपी की वीरेंद्र सिंह की सरकार हम लोगों ने देखा, त्रिपुरा में विप्लव देव की बीजेपी की सरकार, बीजेपी की मेजोरिटी वाली बहुमत वाली सरकार, और असम में विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। ये तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। और बाकी जो 3 स्टेट आपके बच रहे हैं तो बीजेपी अलायंस की सरकार, रियो की सरकार, नागालैंड में बीजेपी अलायंस की सरकार, बीजेपी के समर्थन से बीजेपी के साथ सरकार। अगर हम एमएनएफ की सरकार, नेशनल फ्रंट की सरकार मिजोरम में देखते हैं तो बीजेपी के समर्थन की सरकार। और यदि हम मेघालय की सरकार को देखते हैं, एनपीपी की सरकार को देखते हैं, कोनराड संगमा की सरकार को देखते हैं तो वहां भी बीजेपी का समर्थन दिखाई देता है। तो यह एक नया बदलाव है। अब चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, अगर मैं अपने को कहीं कांग्रेसी या अपने को भाजपा के संदर्भ में नहीं देखूं, सत्ता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने गतिविधियों को अंजाम देता है। यहां पर सभी जगहों पर बीजेपी के आने का क्या इंपैक्ट होगा? तो जो एक सामान्य इंपैक्ट होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे रीजनल पार्टी, जो होता है वो होगा ही। लेकिन अगर हम कहें तो रीजनल पार्टी के साथ ही बीजेपी का पैक्ट है, तो वहां पर रीजनल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काफी हद तक प्रभावी भूमिका निभाएगी, जो कांग्रेस डोमिनेंट सरकार में नहीं निभा पाती थी। तो कहीं ना कहीं रीजनल क्षेत्रों के डेवलपमेंट में गति आएगी, इस बात को स्वीकार करना होगा। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो लैक ऑफ नेशनलिज्म नॉर्थ ईस्ट की बहुत प्रारंभ से ही घटना रही।
मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने को बाहरी मानते थे, वो अपने को भारतीय नहीं मानते थे। उनमें वी इंडियन की फीलिंग का अभाव था, भारतीयता के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव दिखाई देता था शुरू से ही। आपने देखा होगा ऐसे नागा के लोग विदेशी कहते थे हम लोगों को, या बाकी इंडियंस को कहते थे कि इनके अधीन नहीं रहना है, हम लोग अलग देश के, हमारा अलग देश चाहिए। और वहां पर अलग अलग देश की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। यही नहीं, सरकार भी इस बात को लेकर के गंभीर रही। 1962 में जब भारत चाइना युद्ध होता है तो 1963 में दो सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन होता है। एक आईटीबीपी जो भारत चीन सीमा सुरक्षा का काम करती है, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा या भारत चीन सीमा की सुरक्षा का काम करती है, और एक गठन होता है एसएसबी जिसको आप सीमा सशस्त्र बल के नाम से जानते हो। बट 1963 में जब एसएसबी का गठन हुआ था तो इसका नाम था सर्विस ब्यूरो, सोशल सर्विस ब्यूरो, सेवा का काम करती थी। इसको 2001 में इसका नाम बदल करके सीमा सशस्त्र बल कर दिया गया और भारत भूटान सीमा और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन उस समय इनका काम क्या था? तो इनका काम था वेलफेयर का काम। क्यों वेलफेयर का काम? नॉर्थ ईस्ट में वेलफेयर का काम, मुख्यतः भारत चीन सीमा पर वेलफेयर का काम। क्यों? तो वेलफेयर के साथ साथ एक और चीज टैग था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था इस बल का, कि वहां के लोगों में नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करना। वहां के लोग जो अपनी जैविकीय विशेषताओं के कारण, अपने भिन्न जैविकीय विशेषताओं के कारण अपने को भारत से अलग थलग समझते हैं, उनमें इस बात को भरना कि वी इंडियन, हम भारतीय, हम भारतीय, हम भारतीय, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिज्म है, इसको दूर करने के लिए नेशनलिज्म की भावना को दूर करना होगा। और नेशनलिज्म की भावना को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं कोई नेशनलिस्ट पार्टी अगर है तो वो ज्यादा कारगर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर के चलने वाली पार्टी है। ठीक है कि हिंदू आइडियलिज्म जो नेशनलिज्म है इसका एक डिमेरिट है, और हिंदू नेशनलिज्म की डिमेरिट चाहे वो परोक्षता ही क्यों ना हो, हिंदू नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये डिमेरिट कहीं ना कहीं हमारे सेकुलरिज्म के भावना के विपरीत जाती है और भारत में कम्युनिज्म को जन्म देती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम कम्युनिज्म को जन्म देती है। और जो नेशनलिज्म का भाव है ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को डेवलप करने में सहायक हो सकता है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना। मैं भाजपा को या कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सीधे कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। सबके पक्ष है, विपक्ष है, आलोचनाएं है, और एक छात्र के रूप में आपको किसी को केवल आलोचना या केवल प्रशंसा के कटघरे में नहीं खड़ा करना है। ये पक्ष है। और आज का दौर बदल चुका है। आज पूरी दुनिया में एथनिसिटी डेवलप हो रही है, पूरी दुनिया में एथनिसिटी डेवलप हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें नेशनलिज्म को मजबूत करना होगा। अगर नेशनलिज्म को मजबूत नहीं करेंगे तो ये बढ़ती हुई निर्जातीयता भारत के लिए अलगाववाद और पृथकतावाद का कारण बन सकती है, समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। अलगाववाद और पृथकतावाद केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व के कई जगहों पर इस तरह की समस्याओं का उभार हुआ, और ये उभार 1970 के दशक के बाद हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ। तो हमें इन सब के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट को देखना होगा। नॉर्थ ईस्ट पे जो सवाल पूछे गए हैं तो कई बार इस तरह के समझ आधारित सवाल, मैं यहाँ पर सवाल लेके नहीं आया हूँ, निबंध भी नॉर्थ ईस्ट पे पूछे गए हैं, तो इसी तरह के समझ आधारित निबंध पूछे गए हैं। तो आपका कंसेप्ट कुछ इस चश्मे से बना हुआ होना चाहिए। तो ये सब पक्ष है जो आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट में देखे जा सकते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करके नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि अभी के सिनेरियो में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने की जरूरत है, और आगे के वर्षों में इस तरह की भावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाजपा का आना ठीक है और भाजपा के आने से नेशनलिज्म बढ़ेगा, इस तरह का वाक्य का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे कहीं पर भी। लेकिन हमें इस तरह की समझ को विकसित करना चाहिए, या इस तरह के चश्मे से भी इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं, और आपका नॉर्थ ईस्ट का लगभग जितने भी आयाम है, लगभग मैंने कोशिश किया कि इन आयामों की चर्चा कर दी जाए, तो लगभग एक आउटलाइन आपको नॉर्थ ईस्ट का मिल गया। हमारे छात्र नॉर्थ ईस्ट से काफी दूर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की समझ बहुत ज्यादा प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है, तो मैंने कोशिश किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक आउटलाइन, एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करूं। आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।